ठीक है. अच्छा, अब मुझे चले, मैं ज़रा I'll get into the financial side of things, right? Because and I'll tell you why I believe I don't understand the fundamental principle. And I'll start this off with कि generally obviously ये कहा जाता है कि Bitcoin या cryptocurrencies जो हैं उनका जो premise है वो ये है कि decentralization of financial institutions. And the idea is कि Wall Street had a huge stake in financial systems, and it doesn't make any sense, and power to the people. And that's a fascinating concept, individually speaking. It's the same sort of concept जो कि again BitTorrent के साथ आया था कि media is not for these big people to control. Anyone can control the media. But then the question comes in कि do we have the capability to actually control? So what essentially happens if the people start to define values of things and the economic fundamentals behind it? And what we've seen is कि yes, 2008 में एक financial crisis आया था, but उससे पहले और उसके बाद fairly जैसे कहते हैं ना कि in a very very complex environment the world has been fairly stable. Alternatively, अगर मैं आज Bitcoin को उठाऊँ तो हमने देखा कि human nature आपको ये कहती है कि जी a currency which was defined as a currency became an asset. Right? And the volatility defined on that. So for example, अगर मैं कहता हूँ कि यार आज मैं इसको as a lightning network के through कॉफ़ी ख़रीदने चाहता हूँ, with a currency that is so volatile as it is right now, there is no logical reasoning why I would buy coffee through Bitcoin unless मैं उसको ये करूँ कि मैं उसको Bitcoin को as a back technology इस्तेमाल करूँ और मैं आगे जाना उसका वही कर दूँगा, $1 पे दे दूँ, मैं यार $5 की कॉफ़ी है. And then if that is how it's happening, then what's the difference between, let's say, Bitcoin as a blockchain and PayPal, for example? Because essentially, मेरी pricing model entirely dependent on my country's economic fundamentals. Exactly. Right? Mm-hmm. So how would you reconcile with that? So you ask a lot of questions here. तो उसको मैं थोड़ा सा breakdown करके बताऊंगा. First of all, बहुत से लोगों को, जो मुझे भी बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि यार बिटकॉइन की वैल्यू कहाँ से आती है, ठीक है, कि मतलब व्हाट्स बिटकॉइन. सो इसकी वैल्यू ये जो $60,000 है, $40,000 है, $50,000 है, वाई नॉट $1, ठीक है. सो आई कैन बाय ऑल ऑफ देम, राइट. सो वाई नॉट $1. अब इसके पीछे जो है, मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की तरफ जाऊँगा, जस्ट वो ये उसी का टॉपिक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिटकॉइन में कोई डेफिनेशंस नहीं थी, ये लोगों ने बनाई है. राइट. ठीक है. इसको डिजिटल गोल्ड का नाम दिया, इसको स्टोर ऑफ वैल्यू का नाम दिया, इसको मीडिया ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ वैल्यू, बहुत सी चीज़ें लोगों ने इसके ऊपर हर साल डेफिनेशंस फिट करते गए. और जब वो डेफिनेशन फेल होती थी, फिर अगला एक ग्रुप आता, नहीं तुम गलत कह रहे थे, मैंने तो कहा था कि ये है. हाँ. फिर जब वो फेल होती है, फिर अगला कहता है कि स्टोर ऑफ वैल्यू है. जब बिटकॉइन 50% नीचे गिरता है तो स्टोर ऑफ वैल्यू वालों के पीछे लोग उंगलियां उठाते हैं कि यार ये कैसा स्टोर ऑफ वैल्यू है कि मेरी वैल्यू इसने आधी गिरा दी है. Right. तो वो भी इन 24 आवर्स. सो डेफिनेशंस लोगों ने बनाई हैं. इसकी डेफिनेशन बिटकॉइन ने कोई खुद को डिफाइन नहीं किया. इट वाज जस्ट पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश, दैट्स इट. ट्रांसफर ऑफ वैल्यू की बात की गई है, वैल्यू, ठीक है. नॉट करेंसी, नॉट गोल्ड, नॉट एनीथिंग, वैल्यू, नॉट एन एसेट. मतलब एसेट का वर्ड भी उसने यूज़ नहीं किया था. राइट. अब बिटकॉइन की वैल्यू आई कहाँ से? अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 से 150 साल पहले अगर हम चले जाएं, गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या थी? चले मैं मानता हूँ कि प्रोडक्टिव एसेट्स हैं, ठीक है, रियल स्टेट है, आपका खेत है, एग्रीकल्चर है, बाकी सारे कंपनीज हैं, स्टॉक्स हैं, पीछे कंपनी ऑपरेट कर रही है, वो एक इंट्रिंसिक वैल्यू है. आप उसको कहते हैं कि इट्स अ कंपनी दैट इज़ ऑपरेटिंग, ठीक है. 150 साल पहले गोल्ड की क्या इंट्रिंसिक वैल्यू थी? आज तो आप कह सकते हैं कि चलो इट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इट्स यूज्ड इन लेट्स सपोज एक्सपेंसिव वॉचेस, ठीक है, गोल्ड प्लेटेड हैं, वटएवर, गोल्ड से बनी हुई हैं विद एलॉयज एंड एवरीथिंग. लेकिन 100 साल पहले ज्वेलरी में थी ना, ज्वेलरी में तो यूज़ होती थी, बिकॉज इट वाज कंसिडर्ड एज अ क्योंकि बिल्कुल एब्सोल्युटली मैंने ये बड़ी दफ़ा व्हाई इट वाज यूज्ड एज अ करेंसी? बिकॉज इट वाज अ लिमिटेड एसेट, राइट. एंड there were a lot of limited assets. You have silver, you have platinum, you have other assets as well. So why just gold? देखिए, गोल्ड की अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो गोल्ड के एक तो पहली बात तो ये कि वो ज़ाहिर है माइंड एक लिमिटेड थी, सिल्वर कंपैरेटिवली ज़्यादा थी. सिल्वर भी यूज़ हुई है, सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर गोल्ड कॉइन्स. महंगी चीज़ आपको चाहिए तो आपने गोल्ड कर दिया. जैसे 5,000 का नोट है, 2,000 का नोट है, तो सिल्वर भी यूज़ हुई है, ब्रॉन्ज भी यूज़ हुई है एट अ टाइम.
the reason why these assets were used as currencies was because they were limited. So वो economic fundamentals में आके आप फजिंग नहीं कर सकते, जैसे कि पेपर करेंसी की इस वक्त फजिंग हो रही है. Exactly. दूसरा जो वो था वो ये था कि they were as an asset, और यही वजह थी कि वो ज्वेलरी में भी इस्तेमाल होती थी, बिकॉज वो एक वेल्थ कंसिडर होती थी, इट्स अ सोर्स ऑफ वेल्थ एंड वो सारा का सारा. सो असेंशली वही वाली बात है कि यस, अगर मैं गोल्ड को उठाऊँ और मैं कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि यार ठीक है, दिस डिफाइंस अ स्टोर ऑफ वेल्थ और अ स्टोर ऑफ वैल्यू, जो कि उस तरह से है. क्वेश्चन आखिर में मेरा उसमें यही आ जाता है कि इफ़ यू आर कंपेयरिंग इट, इफ़ यू आर कॉलिंग इट डिजिटल गोल्ड, ठीक है, what does that gold do? नहीं, मैं इसी की तरफ आ रहा हूँ. द रीज़न आई आस्क दिस इज़ बिकॉज कि अक्सर लोग पूछते हैं कि बिटकॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है. राइट. इंट्रिंसिक वैल्यू आपके गोल्ड की भी नहीं है. राइट. ठीक है, आपके फियाट की भी नहीं है. आप अभी वॉल स्ट्रीट का कोई भी आर्टिकल उठा के देखते हैं, वो कहते हैं कि फियाट करेंसी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है. राइट. वॉरेन बफेट ने कहा था कि गोल्ड जो है वो एक मेटल है और वो एक प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, और अगर बाहर से कोई हमें एलियन देखेगा तो वो कहेगा कि ये क्या कर रहे हैं. एक पत्थर को लेके इन्होंने पूरी दुनिया की करेंसी बनाया हुआ है, वट. ये वॉरेन बफेट का बाकायदा कोट है. ठीक है, राइट. यू कैन इवन सर्च दैट एंड आप अपनी वीडियो के साथ भी इसको लगा सकते हैं. सो गोल्ड की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, फिएट करेंसी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है. ठीक है, अब आ जाता है बिटकॉइन कि बिटकॉइन की वैल्यू के प्राइस की तरफ हम बाद में आएंगे कि इसकी प्राइस ऊपर नीचे की वॉलेटिलिटी क्यों होती है. राइट. लेकिन फियाट जो है वो उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो इस वजह से है बिकॉज गवर्नमेंट जो है और एक कल्चर जो है, पीपल जो है, दे परसीव इट समथिंग ऑफ वैल्यू. राइट. फियाट करेंसी को. ठीक है, फियाट करेंसीज़ में हमने देखा है वेनेजुएला के अंदर, जिम्बाब्वे के अंदर के $100 ट्रिलियन के नोट थे, $1 ट्रिलियन के नोट थे. फियाट कोलैप्स कर गया था. ठीक है, ट्रस्ट मतलब सारी की सारी इंट्रिंसिक वैल्यू ट्रस्ट के ऊपर है. ट्रस्ट ख़त्म, आपकी करेंसी ख़त्म. राइट. सेम गोज़ विद गोल्ड एज वेल. ठीक है, राइट. हिस्टोरिकली गोल्ड यूज़ हो रहा था, बहुत से रेयर एलिमेंट्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसको आप एज अ करेंसी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन आप देखें कि किसी कंट्री में गोल्ड ज़्यादा है, किसी कंट्री में गोल्ड कम है. अब जिसमें कम है उनको खुदा की मार तो नहीं है कि यार आपकी कंट्री पर गोल्ड कम है तो आप प्रोडक्टिव एसेट्स बनाओ जल्दी जल्दी, आप सब्जियां उगाओ ताकि आपके कंट्री में गोल्ड ज़्यादा है. जिनके पास ज़्यादा है वो बैठ के खाएंगे, जिस तरह ऑयल के साथ हुआ था कि मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर ऑयल ज़्यादा था. गोल्ड के भी मसले काफ़ी ज़्यादा थे. ठीक है, 16th सेंचुरी के अंदर बहुत ज़्यादा गोल्ड डिस्कवर हुआ था, तो पूरी दुनिया में गोल्ड की जो इन्फ्लेशन आ गई थी. हाँ, वो एक बड़ी इन्फ्लेशन आ गई थी. एंड सिमिलर इज़ द केस कि अभी कल कोई एस्ट्रॉयड हिट होता है अर्थ के ऊपर विद अ लॉट ऑफ गोल्ड, या इंटरप्लानिटरी कम्युनिकेशन हो जाती है, ट्रैवल हो जाता है, गोल्ड बंदा लाएगा, गोल्ड की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी. खैर, राइट. अब आ जाते हैं बिटकॉइन की तरफ. ठीक है, राइट. बिटकॉइन की सारी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो ट्रस्ट के ऊपर है. ठीक है. ठीक है, अच्छा, ट्रस्ट के ऊपर जब इसकी वैल्यू पूरी की पूरी बिल्ड हुई हुई है ना, अगर आप इसको देखें, कंपेयर करें गोल्ड के साथ या कंपेयर करें बाकी एसेट्स के साथ, अब लोग इसको कंपेयर करते हैं स्टॉक्स के साथ. राइट. एक ख़ास सबसेट ऑफ पीपल्स को कहते हैं यार उसके पीछे तो कंपनी है. राइट. मुझे पता है कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं, वो शेयर होल्डर का रेवेन्यू को उसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए, उसके एसेट प्राइस को इंक्रीज़ करने के लिए दे वर्क डे एंड नाइट. राइट. ठीक है, अब बिटकॉइन के पीछे क्या है, तो गोल्ड के पीछे भी कुछ नहीं है, आपकी फियाट के पीछे भी कुछ नहीं है. ठीक है, बट इट्स अ गुड स्टोर ऑफ वैल्यू. अब मैं आता हूँ उसकी राइट. अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा कमेंट इसमें ऐड करूँगा. देखें, 2-3 चीज़ें इसमें समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. गोल्ड, द रीज़न वाई गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज, अगेन क्योंकि गोल्ड को एज एन एसेट क्लास ना, ब्रॉन्ज की भी ट्रेडिंग होती है, सिल्वर की भी ट्रेडिंग होती है, एनीथिंग दैट इज़ लिमिटेड और इज़ नॉट दैट माइनेबल. ऑल ऑफ दीज एसेट क्लासेस, क्योंकि इसके पीछे एलिमेंट्स एक लिमिटेड है, सो यू नो दैट यू कुड नॉट क्रिएट एन एंटायरली न्यू सेट ऑफ एसेट. सो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल एज अ कंट्री मैं कहता हूँ कि यार आप गंदम उगाते हैं, मैं बिजली उगाता हूँ, बनाता हूँ, हमने दोनों ने ट्रेड करना है, तो हमें पता है कि अगर हम गोल्ड को दरमियान में एज अ कोलैटरल रखेंगे तो कल को कोई नई चीज़ नहीं आ जाएगी. जो ट्रस्ट वाली बात है वो देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रस्ट विद इन दैट गोल्ड. यही ट्रस्ट जो है ये बिटकॉइन पे. लेकिन आई ऑल्सो नो दैट आई कैन क्रिएट एन एंटायरली न्यू ब्लॉक चेन एट एनी पॉइंट, एंड दैट्स वेयर आई विल ब्रिंग इन द CBDCs इवेंचुअली. कि राइट नाउ, यस, इफ ऑल गोज वेल, Bitcoin can be used for what it's being touted as to be used. But there are a lot of variables, and those variables are big question marks. So anyone who says कि Bitcoin ने चलना ही चलना है, बिल्कुल, is right now basing it entirely on luck. Right? गोल्ड पे अगर कोई आके 16वीं सेंचुरी में, 17वीं सेंचुरी में आके मुझे बोलता है कि यार मैं गोल्ड के ऊपर बैंक कर रहा हूँ और गोल्ड ने तो उसका ऑल्टरनेट जो है ना,
ब्रेकिंग फोर्सेस फॉर गोल्ड वो बहुत लिमिटेड है. उसको कोई बैठकर कंप्यूटर पे कोड करके एक नया गोल्ड नहीं निकाल में सकता. हिस्टोरिकली बादशाहों ने डिबेसिंग की थी. राइट. हिस्टोरिकली गोल्ड के अंदर कॉपर मिक्स किया जाता है, मुख्तलिफ एलॉयज़ मिक्स किए जाते हैं, गोल्ड का वेट जो है वो बढ़ाया जाता है, उसको इन्फ्लेट किया जाता है उसकी वैल्यू को. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन की. बिटकॉइन जो है वो इट्स एन इंटायरली न्यू डिजिटल एसेट क्लास. ठीक है. ठीक है, इट्स अ कम्प्लीटली न्यू एसेट क्लास. ठीक है, शुरू में लोग कहते थे कि यार इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ हैं. इट्स मीडिया ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट. ये 3 प्रॉपर्टीज जिसमें होती हैं इट्स टर्म्ड एज मनी. राइट. ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ अकाउंट. राइट. ओवर द ईयर्स ये लोगों ने डेफिनेशन इसकी बनाई थी. ओवर द ईयर बिटकॉइन चेंज होता रहा. ठीक है, राइट. मीडियम ऑफ एक्सचेंज स्केलेबिलिटी की रीज़न की वजह से, स्टोर ऑफ वैल्यू जो था वो वॉलेटिलिटी की उसके इफेक्ट की वजह, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती रहीं. देन अभी जो है वो जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है बिटकॉइन की ओवर द ईयर्स जो हमने इवॉल्व की, वो ये हुई कि यार इट्स अ इंटायरली न्यू डिजिटल एसेट क्लास. ठीक एंड है. इट्स अ वेरी वोलेटाइल एसेट क्लास. ठीक है, अब इज इट अ करेंसी? बिटकॉइन इज अ करेंसी? नो, इट्स नॉट अ करेंसी. ठीक है, Okay. So It's that's the definition that's been not with what it was created. It was created as a currency, या but now it has become an asset. एग्जैक्टली. जिसके so then again फिर उसका काउंटर इसमें ये आएगा कि low people are giving me examples of how it's being used to buy a coffee. It doesn't make any sense, right? Why would you spend an asset to जिस buy a तरह coffee? फॉर एग्जांपल दुनिया में अभी फियाट करेंसीज बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, Right. नॉट जस्ट द यूएस डॉलर. अगर आप कहीं भी कि यार डॉलर बैक्ड है या कुछ भी है, बट इवन गोल्ड बैक करेंसीज होती हैं आपके पास. 1973 से पहले अगर आप चले जाएं या 1900s में चले जाएं, सारी करेंसीज गोल्ड बैक थी. अब वो आगे थी या नहीं थी वो अलग डिबेट है, बट गोल्ड बैक थी. यू हैड द यूएस डॉलर, यू हैड जो इंडिया का रुपी था, यू हैड इंडोनेशियन का रुपी, मतलब वो सारे करेंसीज आपके पास थी. सारे गोल्ड बैक्ड हैं, लेकिन हर करेंसी की अपनी अपनी वैल्यू है. Right. ठीक है, बिटकॉइन विल बिकम द सेटलमेंट लेयर. ठीक है, ठीक है. उसके ऊपर लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशंस होंगे, उसके ऊपर साइड चेन्स होंगी. दोज विल बी द सुपर स्मॉल करेंसीज ऑफ एवरी कंट्री. ये मैं आपको बहुत फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, जो आप समझ लें कि थोड़ा सा लाइक साइंस फिक्शन काइंड ऑफ थिंग्स, जो मैं आपको थोड़ा सा इसका फ्यूचर बता रहा हूँ कि अभी जो लग रहा है वो बेसिकली Right. ये है कि इट्स एन इंटायरली न्यू एसेट क्लास. ठीक है, Right. और इस एसेट क्लास के ऊपर बहुत सी चीज़ें बिल्ड होंगी. ठीक ठीक है. है, एक पूरा का पूरा एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा इन टर्म्स ऑफ लेयर 2, इन टर्म्स ऑफ साइड चेन्स, इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स, जो कि छोटी छोटी चीज़ें होंगी ऑफ वैल्यू दैट यू कैन यूज़. ठीक है, Right. जिसमें बहुत से एप्लीकेशंस आ जाएंगी, जिसमें इवन आपके पास इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट्स आ जाएंगे. ठीक है, एक वॉलेट एड्रेस होगा जिस पे आप पैसे भेजेंगे एंड यू विल एंजॉय द इंटरेस्ट एवरी मंथ. ठीक है, उसके ऊपर Right. वो एप्लीकेशन बिल्ड हो रही हैं. अभी इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स बहुत ज़्यादा बिल्ड हो चुके हैं DeFi के अंदर. सो एक वेबसाइट है, मैं ऑडियंस को बताता हूँ, DeFiPulse.com. अगर उसके ऊपर जाएँ तो उसके ऊपर आपको DeFi का जो पूरा का पूरा एक वो है कि लैंडिंग, बोरोइंग, एसेट, सिंथेटिक डेरिवेटिव्स जितनी भी हैं उसमें कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स काम के ना, यू कैन इवन यूज़ देम राइट नाउ. तो DeFiPulse.com इज़ द वेबसाइट. सो खैर, इट विल बी एन अल्टीमेट सेटलमेंट लेयर बिटकॉइन. और बिटकॉइन के ऊपर जो है बहुत सी चीज़ें बिल्ड होंगी जो कि बिटकॉइन को एज अ सेटलमेंट लेयर यूज़ करेंगी. ठीक है, Right. अब बिटकॉइन के ऊपर लोग सिक्योरिटीज़ भी इशू करेंगे. एक कंपनी है, उसने 1 लाख शेयर अपने इशू करने हैं मार्केट के अंदर ग्लोबली, तो वो बिटकॉइन के ऊपर थ्रू अ लेयर 2 सोल्यूशन अपने शेयर्स को इशू कर देंगे, जिनको हम सिक्योरिटी टोकन्स कहेंगे. सिक्योरिटी टोकन्स का भी एक दौर आया था, बट इट फेल्ड क्योंकि वो अगेन इट वाज ऑल हैपहैज़र्ड. सो उसको हमने STOs कहा था, ICOs थे वो, ST सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग्स उसको कहा था, जिसमें कंपनीज पब्लिक जा रही थी, कह रही थी कि हम बहुत बड़ी बनेंगी, लेकिन एसेंशियली पीछे कुछ था नहीं, लेकिन लोगों ने फिर भी उनकी सिक्योरिटीज़ ख़रीद ली थी. तो ये सब कुछ होगा बिटकॉइन के ऊपर. ठीक है, इट्स एन एंटायरली न्यू एसेट क्लास. जिस तरह आपका फिक्स डिपॉजिट्स हैं, आपका कैश है, आपके बॉन्ड्स हैं, आपका रियल स्टेट है, आपकी बाकी चीज़ें, इसी तरह बिटकॉइन भी एसेट क्लास है. अब वाई इज़ इट वॉलेटाइल? ठीक है, अब ये वॉलेटाइल इसलिए है कि अब अगर आप फॉर एग्जांपल गोल्ड को लें और गोल्ड को की जो मार्केट है उसको रिप्लेस कर दें बिटकॉइन के मार्केट से, गोल्ड में भी उतनी वॉलेटिलिटी आएगी. अच्छा, एक आम बंदा जो है वो अभी तक डेफिनेशंस में ही पड़ा हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या. ठीक है, ही डजंट, मतलब एक बिटकॉइन ने या क्रिप्टो करेंसी ने इन जनरल मास एडॉप्शन जो है वो उसको अचीव नहीं किया. ठीक है, अब ओवर द ईयर्स अगर आप देखें बिटकॉइन के अंदर जो वॉलेटिलिटी का एस्पेक्ट है वो कम से कम होता जा रहा है.
जैसे ही जो बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी के बंदे हैं, ऑडियंस है, वो आती जा रही है, जैसे जैसे मास एडॉप्शन बढ़ रही है, जैसे जैसे नॉर्मल ट्रैक्शन आ रही है, वैसे वैसे वॉलेटिलिटी जो है वो इस स्पेस में कम होती जा रही है। हमने पिछले जो बियर रन्स थे, पिछले बियर रन्स के अंदर हमने बहुत मैसिव ड्रॉप्स देखे थे BTC के, ठीक है। इवन 2013 के अंदर बिटकॉइन वाज नियरली $0.0001 2013 के हैक के अंदर, राइट। दूसरा जो है 2017 के अंदर आया, जिसमें बिटकॉइन $3,000 तक पहुंच गया था 19,000 से। अभी जो है बिटकॉइन, अगर आप अभी उसका देखें कि उसने कितना पीछे आया और कितना ऊपर गया है, सो इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस कंपेयर टू प्रीवियस बुल एंड बियर रन्स, ठीक है। राइट। तो जितनी ऑडियंस ज़्यादा हो रही है बिटकॉइन की, जितनी ऑडियंस ज़्यादा हो रही है क्रिप्टो करेंसी की, जितने ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, उतनी इसमें वॉलेटिलिटी कम आ रही है। अब फॉर एग्जांपल आप स्टॉक को ले लें, स्टॉक को अगर आप ग्लोबल एक्सपोजर दे दें, उससे रेगुलेशंस को हटा दें, रेगुलेशंस को हटाने के साथ साथ आप किसी को भी कहें कि यार आप स्टॉक कभी भी बाय कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो, स्टॉक है भी लिमिटेड इन नंबर, और जो लोग ट्रेड करने वाले हैं वो भी लिमिटेड इन नंबर हैं, राइट। ठीक है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि अगर 3 बंदे हैं, दे आर सेलिंग मैंगोज़, ठीक है, उसमें से एक बंदा कहता है कि यार आई एम सेलिंग ऑल माई मैंगोज़, तो मैंगो की प्राइस बहुत नीचे आ जाएगी, राइट। लेकिन अगर पूरी मंडी में एक बंदा कहता है आई एम सेलिंग ऑल माई मैंगोज़, तो पीपल विल रश टूवर्ड्स हिम टू बाय दोज मैंगोज, ठीक है, एंड सेल देम एट अ हायर प्राइस। मार्केट मैंगोज़ की मार्केट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन चूंकि मार्केट छोटी थी, उसमें ज़रा सी भी बड़ी ट्रांजैक्शंस हुई, ज़रा से भी कुछ इस तरह ऊपर नीचे इवेंट हुआ, तो मार्केट जो है वो नीचे चली गई। लेकिन मार्केट जितनी बड़ी होगी, जितने ज़्यादा उसमें पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, उतनी जब बाइंग एंड सेलिंग होती रहेगी, सो देयर विल ऑलवेज बी अ बायर, देयर विल ऑलवेज बी अ सेलर, ठीक है। जब बायर और सेलर्स की प्रोपोर्शन इक्वल होगा तो वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। वॉलेटिलिटी बिटकॉइन में इस वजह से नहीं है कि बिटकॉइन के एसेट क्लास में बनी ही वॉलेटिलिटी है और ये है ही वॉलेटिलिटी के ऊपर बना है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जितनी क्रिप्टो के अंदर ऑडियंस ज़्यादा होगी, जितने लोग ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे, उतनी इसमें वॉलेटिलिटी कम आएगी। एंड टू द पॉइंट व्हेन पीपल आर बाइंग अ कप ऑफ कॉफ़ी थ्रू बिटकॉइन, लेट्स सपोज, उस वक्त बिटकॉइन जो होगा वो बहुत सुपर लो वॉलेटिलिटी पे होगा, क्योंकि somebody is selling 100,000 bitcoins but somebody is buying a real estate worth 20 bitcoins, ठीक है। तो वो खुद ही मिक्स एंड मैच हो जाएगा, ठीक है। जब वो मिक्स एंड मैच हो जाएगा तो वॉलेटिलिटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जो बायर्स होंगे उस हिसाब से सेलर्स भी इसके होंगे फिर, राइट। इसमें आपने स्टॉक्स की एक तो बात की, राइट। स्टॉक्स का जस्ट द क्वेश्चन दैट कम्स इन इज द रीजन व्हाई, फिर इसकी काउंटर आर्ग्यूमेंट आती है, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल गिव एन एग्जांपल ऑफ स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट में भी तो यही हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है स्टॉक मार्केट में, लेकिन अंडरलाइंग वैल्यू है ना, कि मैं इफ़ आई एम बाइंग स्टॉक्स, ऑब्वियसली जो क्वैक इकोनॉमिक्स है, जिस तरह फॉर एग्जांपल गेम स्टॉप के साथ हुआ, गेम स्टॉप में हमने देखा कि अच्छा रैली कराओ एक पॉइंट पे आके वो क्रैश भी किया। जब तक एक चीज़ के पीछे कोई अंडरलाइंग फंडामेंटल प्रोडक्टिव वैल्यू नहीं होगी, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं अगर जाता हूँ जाके मैं टेस्ला का स्टॉक लेता हूँ, उसके पीछे मुझे पता है यार वो आज 10 गाड़ियाँ बना रहे हैं, उसकी स्टॉक की एक्स वैल्यू है, तो मैं कुछ प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि यार मैं लेट से 100 रुपये उसकी वैल्यू है, ठीक है। मैं कहता हूँ साल के आखिर में वो मुझे 10 रुपये इसके ऊपर डिविडेंड देंगे, तो मैं 10% इसके ऊपर जो है ना अपना रिटर्न कमा रहा हूँ। ऑल्टरनेट के ऊपर मैं साथ ये भी देख रहा हूँ कि यार अच्छा आज वो 10 गाड़ियाँ बेच रहे हैं, कल को वो 100 गाड़ियाँ बेच रहे होंगे और वो 10 रुपये के बजाय मुझे 100 रुपये डिविडेंड दे रहे होंगे, तो मैं एसेंशियली उस तरह से मेरी स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ रही होगी, उस टाइम के हिसाब से वो 10% के हिसाब से 1000 रुपये हो जाए, तो मेरे पास बहुत लेवल्स के ऊपर, सो सिमिलर टू रियल एस्टेट, कि मैं रेंट भी दे रहा हूँ और मैं उसके ऊपर उसकी मेरी वैल्यू भी बढ़ रही है, बिकॉज इट्स ए लिमिटेड रिसोर्स। ऑल्टरनेटिवली इसमें एक तो वो चीज़ नहीं है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टॉक्स को ग्लोबल वो दे भी दूँ ना, जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्मार्ट इन्वेस्टर आएगा, अपार्ट फ्रॉम द इनिशियल क्रेज, जो स्मार्ट इन्वेस्टर आएगा वो हमेशा उसको देखेगा कि इसकी अंडरलाइंग वैल्यू क्या है, किस तरह है, ये है वो, they're not gonna pump and dump के बस, and that's what's essentially happening, right? Like right now you're pumping it up, and I know a lot of people in Pakistan जो कि इस वक्त बैठ के बिटकॉइन के ऊपर पैसा कमा रहे हैं, there are people जिन्होंने पूरी कम्युनिटीज़ बनाई हुई हैं, वो माशाल्लाह 40-50 लाख रुपया महाना कमा रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। वो कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं ना, वो कहते हैं स्टॉक्स हराम है, वो कहते हैं इंटरेस्ट बेस्ड सेविंग्स अकाउंट हराम है, वो हर चीज़ हराम है उनके लिए। वो बिटकॉइन पे पैसे कमा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बिटकॉइन पे पैसे कमाते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो कह रहा है कि यार मैं नौकरी कर रहा हूँ, लोगों ने नौकरियाँ छोड़ी हैं, लोग अपने बैठे हैं जायदाद बेच कर बैठे क्या कर रहे हैं कि जी हम उस पर पैसे कमा रहे हैं। उनको तो पहला तो मेरा कॉन्फ्लिक्ट एरिया आता है, ये एक बड़ी डिफरेंट डिबेट है कि बिटकॉइन इज़ द फ्यूचर और नॉट, उसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगा। एक ये डिबेट है कि मैं आज क्या बिटकॉइन के ऊपर पैसे कमा सकता हूँ। सही। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने बिटकॉइन के ऊपर 100 रुपया लगाया और मैंने 100 रुपया के एवज
10 साल बाद वो 100 रुपया 200 रुपया हो गया, बिल्कुल ठीक है, जैसा कि आपने कहा। तो हमने कंसिडर कर लिया कि बिटकॉइन इज़ एन एसेट क्लास, इट इज़ नॉट अ स्टॉक मार्केट की कोई चीज़ नहीं है, किसी और की चीज़ नहीं, इट्स एन एसेट क्लास, इट हैज़ नो प्रोडक्टिव वैल्यू, मैं उसके ऊपर पैसा लगा रहा हूँ टू हेज माई सेल्फ अवे फ्रॉम इन्फ्लेशन, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने एसेंशियली पैसा कमाया नहीं, मैंने ये किया, मैंने मेक श्योर किया कि मैंने अपनी जो वैल्यू ऑफ माई एफर्ट थी वो मैंने लूज नहीं की, क्योंकि रुपए या फिएट करेंसी पे क्या हो रहा है कि इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट इज एसेंशियली लोअरिंग द वैल्यू। वो ये कह रहे हैं कि यार प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इन्फ्लेशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर वैल्यू मेंटेन रहेगी तो लोग काम करना छोड़ देंगे। तो आप अपनी पैसों की वैल्यू कम करते जाओ ताकि वो इवेंचुअली क्या करें कि वो कहेंगे अच्छा मुझे अगले साल मजीद काम करना है, मजीद काम करना है, एंड दैट्स हाउ दे यू नो रन द इकोनॉमी। ऑल्टरनेटिव के ऊपर एक जनता बैठी है जो कह रही है कि यार इसको इस पॉइंट पे बेचो, इस पॉइंट पे कमाओ, इस पॉइंट पे इसको खरीदो। अच्छा वो क्या हो रहा है? बिल्कुल दे डोंट रियली अंडरस्टैंड कि मैं अगर स्टॉक मार्केट को भी जाके स्टॉक पे पैसा कमा रहा हूँ तो मैं डिविडेंड पे पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं सिर्फ और सिर्फ आई एम एक्सचेंजिंग हैंड्स, दैट्स ऑल आई एम डूइंग। लाइक एसेंशियली पंप एंड डंप हो रहा है, या आप कर क्या रहे हो कि जो जिसकी वजह से मुझे होता है कि जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के ऊपर जो पैसा कमाना है, अगर पूरी दुनिया आज सारा काम छोड़े और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के ऊपर पैसा कमाना शुरू हो जाए, बिल्कुल, तो क्रिप्टो करेंसी भी कोलैप्स कर जाएगी और दुनिया भी कोलैप्स कर जाएगी, एग्जैक्टली राइट। एंड दैट्स अ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग दैट्स इंपॉर्टेंट कि मैं इस वक्त पैसे जो कमा रहा हूँ वो कोई प्रोडक्टिव वैल्यू से नहीं कमा रहा। मैं अगर जाके पैसा स्टॉक्स में लगाता हूँ और मैं स्टॉक्स लाइक एक स्टॉक ऑफरिंग आती है, मैं स्टॉक्स में लगाता हूँ, कंपनी पैसे लेती है, तो कंपनी उससे गाड़ियाँ बना रही है, किन्नू उगा रही है, घी बना रही है और वेल्थ जनरेट हो रही है। बिल्कुल मैं अगर स्टॉक्स की कॉइन ऑफरिंग्स के अंदर डाल रहा हूँ और मैं स्टॉक्स के अंदर जाकर क्रिप्टो की कॉइन ऑफरिंग में डाल रहा हूँ और मैं क्रिप्टो के अंदर जाके पैसा लगा रहा हूँ, तो वो ये हो रहा है कि एक आप हैं, एक मैं हूँ, और डिमांड है, और डिमांड के ऊपर आपका पैसा मुझे चला गया, मेरा पैसा उस पर चला गया। वो जो बंदा बैठा है ना, जो बड़ा खुश हो रहा है कि यार मैंने ना डिप से बिल्कुल पहले पैसा कमा लिया, वो आपने किस तरह कमाया? आपने किसी और बेवकूफ़ आदमी के पैसे लिए, उसने लूज़ किया है, आपने गेन किया, एंड दैट अंडरस्टैंडिंग डजंट एग्जिस्ट व्हेन वी थिंक कि यार the idea that people think is कि everybody is making money on trading, and that's not happening. Someone has to lose. It's the reason why तशबीह मैं देता हूँ वेगस की, someone has to lose for you to make money. एग्जैक्टली That is it's a poker का गेम जिसके ऊपर, एंड अगर आप फिर कहते हैं कि यार मैंने सेविंग्स अकाउंट में पैसे नहीं डालने, मुझे लोग कहते हैं मैंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करानी, हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस एसेंशियली इज द सेम थिंग एज पेइंग टैक्सेस टू योर गवर्नमेंट, राइट। मैं स्कूल नहीं जा रहा लेकिन मैं टैक्स दे रहा हूँ ताकि मेरा बच्चा या मेरा बच्चा भी ना जाए, किसी और गरीब आदमी का बच्चा चला जाए। इंश्योरेंस में भी यही हो रहा है, मैं एक टैक्स दे रहा हूँ जिसके ऊपर जो बेचारा बीमार है वो उसके इलाज हो जाए, और जब खुदा ना खास्ता मैं बीमार हूँगा तो मेरा भी इलाज हो जाएगा। सिमिलर टू टैक्सेस की जब अगर मेरा बच्चा जाएगा स्कूल तो वो भी स्कूल जा सकता है। बट पीपल आर वेरी फिनिकी इन पाकिस्तान। फॉर मी इट्स वेरी फैसिनेटिंग कि there are a lot of instruments that a lot of Muslim countries use and people are very okay with it, but पाकिस्तान में they're like un-Islamic। नहीं देखें, पाकिस्तान आपने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स रेस किए ना, तो उसको मैं वन बाय वन जितना मुझे याद है उस हिसाब से मैं उसको एड्रेस करूँगा। देखें, आपने बात की स्टॉक के पीछे एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, यू टॉकिंग अबाउट प्रोडक्टिव वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू से मैं प्रोडक्टिव वैल्यू कहूँगा कि देयर इज सम प्रोडक्टिविटी हैपनिंग बेस्ड ऑन विच वेल्थ इज बीइंग जनरेटेड। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, एक हाउस होल्ड है, वो बिटकॉइन नहीं लेता, ठीक है, वो कहता है कि यार हमने 10 तोला सोना लेना है, ठीक है, वो 1 मिलियन रुपए डाल लेते हैं। तो वो 10 तोला सोना जब उसमें 1 मिलियन रुपए डालते हैं तो वो इस प्रेमिस से नहीं डालते कि सोना जो है वो हमें यील्ड देगा, या सोने के पीछे कंपनीज काम कर रही हैं, सोना जो है वो इट्स अ रेयर एसेट। वो इस मकसद से पैसे डालते हैं सोने के अंदर कि यार ये 10 तोला सोना है, इट्स एन एसेट क्लास, इन फ्यूचर में सोने की वैल्यू बढ़ेगी। वाई? बिकॉज देयर इज़ अ मार्केट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। सोना चूँकि रेयर है, फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो हम बेच देंगे। अगर साल का इन्फ्लेशन रेट 6% है और हम सोना जो है वो अच्छे रेट पे बेचते हैं, लेट्स सपोज 10% ऑन ईयर हमें अगर रिटर्न मिलता है तो 4% मतलब वी आर हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ठीक है। ये भी अक्सर लोगों को पता नहीं होता, वो जस्ट कहते हैं कि यार सोना पड़ा हुआ है, इसको हम बेच देंगे, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में यही हो रहा है कि वो सोने से ज्वेलरी भी बनाते हैं, लेकिन एट द एंड उन्होंने रखा इसलिए होता है कि इसको बेचना है, ठीक है, या अगर कल को ज़रूरत पड़ती है तो एटलीस्ट वी हैव सम लिक्विड एसेट कि हम मार्केट में सेल कर सकें। अब सोने के पीछे जो है वो कोई ना कोई प्रोडक्टिव या इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर आप बात करें तो बहुत से लोग ले रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जितनी प्रोडक्टिव वैल्यू आपने टेस्ला के पीछे बताई कि अमेज़ॉन के पीछे बताई, उतनी वैल्यू सोने के पीछे नहीं है, ठीक है। बट स्टिल
सोना जो है वो इट्स अ गुड स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। Right, as a- ओवर द ईयर्स उसने खुद को प्रूव किया कि इट्स अ गुड स्टोर ऑफ वैल्यू। वाई? उसमें वोलेटिलिटी बहुत कम थी, राइट, वोलेटिलिटी कम है, ओवर द ईयर्स वो अपने वैल्यू को रिटेन रखता है, ठीक है। तो उसकी हिस्ट्री हमें ये बताती है कि उसने हमेशा, जो बाकी इंडिविजुअल थे, कंपनीज थे, वो सोने की तरफ गए टू हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ठीक है। राइट, तो इस वजह से वो जाते हैं सोना ख़रीदते हैं। अब ये तो बात आ गई वैल्यू की। बिटकॉइन की अगर हम बात करें, अगेन एज एन एसेट क्लास, नॉट एज इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। अगर मैं कहूँगा Yes, कि अगर मैं asset ट्रेड कर रहा हूँ ना सोने के ऊपर कि आज मैंने $2 का बेचा कल, मेरे हिसाब से दैट इज क्वैकरी, बिकॉज दैट इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द सोसाइटी। सोने की और कमोडिटी मार्केट में जिसमें आपका प्लेटिनम आ जाता है, लिथियम आ जाता है, ऑयल आ जाता है, उसमें फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, उसमें डेरिवेटिव्स हैं, बिल्कुल, CFDs हैं, बहुत सी चीज़ें, ठीक है। राइट, उसमें भी बाकायदा ट्रेडिंग हो रही है और लोग उसमें ठीक ठाक पैसा छाप रहे हैं। मैं तो कहूँगा बना रहे नहीं, छाप रहे हैं। अगेन एंड दैट्स माय ओनली प्रॉब्लम है कि वो जो लोग छाप रहे हैं ना, मेरे हिसाब से सही। वो गलत कर रहे हैं, बिकॉज वो उसकी तरफ आते हैं वो गलत है कि सही है? सोसाइटी के, मैं फलसफे की बात कर रहा हूँ कि सोसाइटी के अंदर वो कुछ, वो ये वॉल स्ट्रीट से निकला हुआ इंस्ट्रूमेंट्स हैं of how and for Bitcoin as a product which was supposed to take us away from the big man and move us towards a more जिसे कहते हैं ना ऐसी इकोनॉमी which is built around the fundamentals which is लेकिन productive. 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो भी इसी वजह से आया था। लोग CFDs को ट्रेड कर रहे थे, ट्रेड करते करते लेवरेज ट्रेडिंग हुई, लेवरेज ट्रेडिंग के बाद मतलब वो एक हाउस था, उसके पीछे 10 बंदों ने इंश्योर किया हुआ था, लोग बेटिंग कर रहे थे अगेंस्ट। एग्जैक्टली, वो आपने इतनी ऊपर लेयर्स बना दी हुई हैं कि एक्चुअली पता ही नहीं कि फंडामेंटल पे क्या हो रहा है, फंडामेंटल पे पैसा कोई नहीं। दिस हर्ट्स द मार्केट। इवन अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में बात करें तो पाकिस्तान में रिसेंटली ओवर द लास्ट 2 years डॉलर्स बहुत ऊपर गया है, PKR आपका बहुत नीचे है। पीछे फॉरेक्स में लोगों ने ठीक ठाक पैसा कमाया, शॉर्ट पोजीशंस लेके PKR पे अच्छा खासा पैसा लोगों ने बनाया, मतलब Right. ठीक ठाक पैसा बनाया। सिमिलर इज़ द केस विद एनी अदर एसेट क्लास। आप उसमें चले जाएं तो उसके अंदर ट्रेडिंग एग्जिस्ट करती है, फ्यूचर ट्रेडिंग भी है, ठीक है, डेरिवेटिव्स मार्केट भी है, खुद ही भी उसमें लोग शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशंस लेते हैं एंड दे मेक अ लॉट ऑफ मनी बाय जस्ट बेटिंग। राइट, ट्रेडिंग तो एक चीज़ है ना कि लोग एक्चुअली आप एग्जैक्टली, buy and वो sell कर रहे हैं। अगेन मैं वही कह रहा हूँ, एक ये है कि बंदे के पास वो एसेट है ही नहीं और वो बेट कर रहा है कि ये एसेट जो है ये नीचे जाएगा और मैं इस पे 1000 रुपये बेट करता हूँ। हाँ, उसके पास एसेट ही नहीं है। अब एक बंदे के पास एसेट ही नहीं है, पीछे 1 करोड़ बंदा उस एसेट पे बेट कर रहा है। जो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में यही हुआ था कि पीछे जो थी वो कुछ था नहीं, आगे जो है वो इंश्योरेंस और बाकी इतने लोगों ने वो पूरे जो हाउस की जो फाइनेंशियल मार्केट थी, लोगों ने ठीक ठाक बेटिंग की हुई थी, इतना कि वो कुछ पे करने के लिए था ही नहीं। तो कितने लोगों ने बेट कर ली थी। अगेन इट वाज ऑन पर्पस इसको अनरेगुलेटेड रखा गया था जस्ट टू मेक टन्स ऑफ मनी। और इन सबको पता था कि भाई ये चीज़ जो है ये ब्रेक होगी आज ना कल, लेकिन उन्होंने कहा था शॉर्ट टर्म में हम ठीक ठाक पैसा बना लेते हैं। दिस हर्ट्स द मार्केट। अब आ जाते हैं आपके यार बिटकॉइन के अंदर भी ट्रेडिंग हो रही है, बाकी जगहों पे भी ट्रेडिंग हो रही है, देखें, और वही वाली ट्रेडिंग हो रही है 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस, वही ट्रेडिंग हो रही है और उसने हमें हर्ट भी किया काफ़ी। अगेन ये ट्रेडिंग जो है ये होती रहेगी, ठीक है। ट्रेडिंग इज़ हेल्दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर एक मार्केट के अंदर आपने लिक्विडिटी लानी है, एक मार्केट के अंदर आपने ठीक ठाक उसमें बायर्स एंड सेलर्स को लाना है, उनको इंगेज करना है, उनको मोबिलाइज करना है, यू नीड ट्रेडिंग, ठीक है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी आपने सेल पे लगा दी, राइट, गाड़ी आप सेल पे लगाते हैं लेकिन आपकी गाड़ी ऐसे मॉडल किया कि कोई बंदा लेना पसंद नहीं करता, इसका मतलब है लिक्विडिटी कम है मार्केट में, ठीक है। यू विल एंड अप सेलिंग योर कार एट अ मच लोअर प्राइस जितने पे आपने ली थी। सिमिलर इज़ द केस विद रियल स्टेट, ठीक है। अब रियल स्टेट में आपने देखा होगा कि प्लॉट्स की फाइलें तक बिक्री होती हैं, ठीक है। लोग जाके प्लॉट देखते ही नहीं है, लोग फाइलें आपस में ट्रेड करते हैं। देयर इज़ लिक्विडिटी इन द मार्केट। लिक्विडिटी का मतलब है कि बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं, ठीक है। अब उसमें ट्रेडर्स भी होते हैं, इन्वेस्टर्स भी होते हैं और यूज़र्स भी होते हैं, ठीक है। सिमिलर इज़ द केस विद स्टॉक्स और बाकी सारी चीज़ों में, राइट, ये ट्रेडिंग जो है ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेकिन रिस्क और रिवॉर्ड जो है ना, ये उससे बेसिकली पैसा कमाते हैं, जिसको हम रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कहते हैं, राइट। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ ये है कि फॉर मी ओपनिंग अप अ लॉन्ग और अ शॉर्ट पोजीशन ऑन बिटकॉइन, लेट्स सपोज, वो मुझे जितना मेरा रिस्क है उसमें उतना मुझे उसका रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। पीपल लूज शिट लोड्स ऑफ मनी, राइट। लोग बाकायदा जायदादें बेच के अपनी लोगों ने पैसा लगाया होता है जस्ट बिकॉज समवन सेड कि यार इसमें आप, इवन फॉरेक्स में आप फॉरेक्स में मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने प्लॉट बेचकर सब कुछ बेच के फॉरेक्स में पैसे लगाए थे, एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने पैसा लूज़ किया, ठीक है। राइट। सो ये फॉरेक्स में भी है, ये स्टॉक्स में भी है, बाकी सारी जगहों पे भी है, पैसा लोग लूज़ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एसेट क्लास जो है इसमें मसला है।
मसला जो है Absolutely, वो जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि हाँ। जो ब्लॉकचेन है, everybody fundamentally agrees that that is the future, बिल्कुल right? The question comes in when you take an individual blockchain and you say, okay, listen, like I'm going to identify a value for this blockchain. Let's say I talk about Bitcoin and I say कि इसकी मैं इसमें मैं bet कर रहा हूँ, और मैं bet कर रहा हूँ, bet का word बड़ा important है, मैं bet कर रहा हूँ कि इसकी value $5 लाख होगी, ठीक है? अच्छा, there is no fundamental that is going to say मैं भी सही हो सकता हूँ, आप भी सही हो सकते हैं. इट कैन पोटेंशियली ट्रस्ट जिस दिन लूज हुआ ना, फॉर वट एवर वेरिएबल्स, देयर आर वेरिएबल्स दैट एग्जिस्ट. मैं कहता हूँ कि यार पूरी दुनिया में स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस आ जाती हैं. द बिग गाय डजंट वांट कि यार इस तरीके से अंडर द टेबल जो है वो ट्रेडिंग हो रही है, कैश का कंट्रोल ख़त्म हो रहा है. वो सारी कंट्रीज G7 इकट्ठी होती है या यूनाइटेड नेशंस इकट्ठी होती है, कहते हैं जी ऐसी की तैसी ख़त्म करो सारे के सारे, जीरो हो गई. सही. ऑल्टरनेट के ऊपर मैं कहता हूँ ट्रस्ट बनता रहा टिल द पॉइंट कि एवरीबडी शिफ्टेड एंड दे सेड कि लिसन वी नीड टू वो $5 लाख पे चला गया, वो $10 लाख पे चला गया. इट्स अ गैम्बल, इट्स एन एब्सोल्यूट गैम्बल, ठीक है. लेकिन डे ट्रेडिंग या बाकी शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशंस जो हैं इन एनी फॉर्म इन एनी एसेट क्लास, इट्स अ गैम्बल. It's a gamble and it's unhealthy. Like we saw in the financial crisis, in the grand scheme of things, anyone who says I'm day trading and I'm making money, वो शायद इंडिविजुअल. देखें 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में बड़े लोगों ने पैसे कमाए हैं, बिल्कुल ठीक है, साफ सी बात है क्या. लेकिन उसके बाद जो पूरी दुनिया को नुकसान हुआ, जो सुसाइड्स हुई, जो गरीब आदमी जलील हुआ, बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड. मैं एक छोटा सा वो करता हूँ, फॉर एग्जांपल ₹1 का नोट निकाले ना, लोग कहते हैं फिएट करेंसी. वो हमारी कौम को ये तक आइडिया नहीं है कि वो है क्या. करेंसी इट्स नॉट अ करेंसी. जो आपकी फिएट करेंसी है, इट्स नॉट ए स्टोर ऑफ वैल्यू, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट बैंक. उस पर लिखा हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक जो है वो हामिल हज़ा, उसके ऊपर उनके गारंटी के ऊपर आपको ये वैल्यू देगी. ₹100 के एवज वो आपको सोना देगी, उसके ऊपर लिखा हुआ है. दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, अ गारंटी बाय अ स्टेट दैट इट देयर सेइंग कि ये इस तरीके से हम करेंगे. उसके पीछे, उस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे फ़लसफ़ा क्या है कि आप जाएं, मैं प्रोडक्टिव हूँ और मैं कोई प्रोडक्टिव चीज़ बनाऊँ, बिल्कुल आप प्रोडक्टिव हैं, आप कोई प्रोडक्टिव चीज़ बनाएं, सही, और हम दोनों आपस में ट्रेड करें, दरमियान में एक गारंटर एग्जिस्ट करता है. द इकोनॉमी दैट वी आर रनिंग एसेंशियली is that I am productive, you are productive, and we are able to trade based on this guarantor. लेकिन देखिए, अगर मैं बात करूं फॉरेक्स ट्रेडिंग की, ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज आपकी जितनी करेंसीज हैं उसके अंदर भी यही जो कॉन्सेप्ट्स आप बता रहे हैं ना, जो शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशंस की, CFDs की, लेवरेज डेरिवेटिव्स, ये सारी की सारी फॉरेक्स में भी एग्जिस्ट करती हैं. और वो गलत है. मैं मानता हूँ वो गलत है. मैं कह रहा हूँ कि that hurts पाकिस्तान, that hurts. जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबली देखें, ग्लोबली इस चीज़ को बुरा समझा जाता है, ठीक है. लीमन ब्रदर्स ने 2008 से पहले कहा था कि यार जो शॉर्ट पोजीशंस होल्ड करते हैं, पता नहीं उसने कहा था किल देम और वट एवर, मतलब दे डिजर्व टू बी किल्ड, कोई इस तरह की स्टेटमेंट पास की थी. पूरी दुनिया में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस चली थी 2008 के बाद, और अभी भी चल रही है कि इसको रेगुलेट करना चाहिए, ठीक है. अगर हम हर चीज़ के ऊपर बैटिंग को ओपन कर देंगे और हम कहेंगे कि यार आप आओ और बस ये फलाना घर है, आप इसके ऊपर बैट करो, आप वेदर के ऊपर बैट करो, आप आगे उसके ऊपर बैट करो, ये पूरी की पूरी इकॉनमी को डाउन करेगा. अब फॉर एग्जांपल एक एसेट है, उसकी वैल्यू जो है वो $1 बिलियन है, सब $1 बिलियन है, लेकिन शॉर्ट लॉन्ग पोजीशंस और डेरिवेटिव्स और इन सब चीज़ों के अंदर जो वैल्यू लॉक्ड है वो $10 बिलियन की है, ठीक है. अब $10 बिलियन लोगों ने बेट किया हुआ है, वो एसेट खुद बेचारा $1 बिलियन का है, ठीक है. तो वो किसको पे, ऑब्वियसली मतलब वो फिर यही होगा कि इकोनॉमिक कोलैप्स आएगा और सारे जो है वो आपस में. इवन ये जो कोविड पेंडेमिक से पहले एक बंदे ने एक सिंगल ट्रेड में $680 मिलियन बनाए थे बाय शॉर्टिंग ऑयल, राइट. अब उसको इल्हाम हुआ था कि ऑयल की डिमांड कम हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो लॉटरी निकली उसकी बेसिकली, और वो जिसने लूज किया उसने लूज किया. लॉटरी. अब जिसने लॉन्ग पोजीशंस ओपन की थी, जिन्होंने कहा था कि नहीं यार ऑयल की वैल्यू इतनी होगी उतनी, अब वो जो है दोनों में मिसमैच हुआ. अब इन्होंने जो ओपन की थी वो पैसे आके इसको मिल के, सो ही मेड हैंडसम मनी इन जस्ट अ डे, इन जस्ट अ फ्यू आवर्स. सो इस किस्म की जो ट्रेडिंग है, मैं ख़ुद भी उसके ख़िलाफ़ हूँ और मैं इसको डिस्करेज भी करता हूँ, स्पेशली फ्यूचर ट्रेडिंग को, ठीक है. आई एम नॉट अगेंस्ट जो सिंपल ट्रेडिंग है, स्पॉट ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं कि यू आर बाइंग बिटकॉइन एट वन प्राइस एंड यू आर सेलिंग एट अनदर प्राइस. जिस आप गोल्ड लेते हैं, अभी मैंने गोल्ड लिया, गोल्ड की वैल्यू बढ़ी, जाके मैंने बेच दिया, आई अर्न द प्रॉफिट. दिस इज़ कॉल्ड स्पॉट ट्रेडिंग, दिस इज़ हेल्दी. दूसरा जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत है, इट्स अ गैम्बल, उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए.
उसमें रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप लेट सपोज इस्लाम को ही इक्वेशन से निकाल देते हैं, मज़हब को निकाल देते हैं, गवर्नमेंट को निकाल देते हैं, सब कुछ आपने निकाल दिया, आप कहते हैं कि मैंने ये करना है, तो इट्स अ प्योरली रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ऑफ, ठीक है। उसमें रिस्क भी है, उसमें रिवॉर्ड भी है। अब मसला ये है कि जो यहाँ के हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा गुमराह किया जाता है। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स हियर इन दिस वीडियो, लेकिन हर बंदा आता है और वो कहता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वीसी का मॉडल है, ठीक है, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट का मॉडल है। यू आर गोना लूज 95% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, 5% या शायद 3% आपको रिटर्न देंगी, स्टिल यू ब्रिंग इन 30, 40, 50, 60 मिलियन डॉलर्स, आप अरबों रुपए लाते हैं और आप आके स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं नोइंगली कि इसका फेलियर रेट कितना ज़्यादा है। अब हर बंदा जो है वो घर से उठ के वीसी नहीं बन सकता, मैं अब हर बंदे को ये नहीं कह सकता कि भाई प्लॉट बेचो और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करो जाके, यू आर गोना मेक हैंडसम मनी। वाई? बिकॉज एंडरसन हॉरोविट्ज जो हैं या सॉफ्ट बैंक वाले जो हैं वो बहुत पैसा छाप रहे थे। तुम भी पहले टाउन का प्लॉट बेचो, क्या तुमने 2-3 कनाल रखा हुआ है, 8-9 करोड़ रुपए उठाओ, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करो, NIC में जाओ एंड डू योर स्टफ, ऑब्वियसली इज़ गोना लूज ऑल हिज मनी, ठीक है। तो मुख्तलिफ, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पे या इवन बाहर के मुल्कों में भी इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंसिस के हवाले से। हर बंदा अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड करता है। मैं हमेशा मतलब एक और जगह पे मैंने बात की थी कि अगर आप चाहते हैं कि आपने रिस्क लेना ही नहीं है और आपको जो कैपिटल है वो भी कम है, लेकिन आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गो बाय गोल्ड, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा सा आप आ जाएँ, बॉन्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, विच आर सिक्योर इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट्स आपके आ जाते हैं। उसके बाद अगर आप जाएँ थोड़ा सा, अगर इफ़ यू हैव मोर कैपिटल, एक अच्छी जगह पे रियल एस्टेट ले लें, ठीक है, वो आपको इन्फ्लेशन से भी हेज देगा, प्लस वैल्यू भी अपनी रिटेन रखेगा, इट्स अ गुड स्टोर ऑफ वैल्यू। फिर स्टॉक्स आ जाते हैं, ठीक है, फिर मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। करते 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 ऊपर जब आप जाएँ तो सबसे टॉप पे क्रिप्टो करेंसी आती है, क्रिप्टो करेंसी ऐसा नहीं है कि आप उसको टॉप से उठा के और आपके मेरे पास 1 लाख रुपए और मैं 1 लाख रुपए जो है क्रिप्टो करेंसी में डाल रहा हूँ, इट्स नॉट द केस। मैंने एक पिछली पॉडकास्ट की थी जिसका टाइटल था कि क्रिप्टो करेंसी इज़ नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जिनके लिए 5-6 लाख रुपए बहुत ज़्यादा है, इट्स लाइक देयर ब्रेड एंड बटर, वो उससे अपना किचन चला रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। बट किसी बंदे ने आके उनको कोई स्क्रीनशॉट दिखाया कि देखो मैंने 10 लाख डाले थे, मैं बैठा हूँ 5 करोड़ रुपए पे, तो वो बंदा ऑब्वियसली वो जब पैसे आके लगाएगा तो इज़ गोना लूज मनी। और ये आप किसी भी मार्केट में करें, इवन आप फॉरेक्स में करें, इवन आप किसी भी चीज़ में करें, यू आर गोना लूज मनी। अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो हमेशा पैसा लूज़ करते हैं मार्केट के अंदर, और वो पैसा उनको दे देते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज होती है। ठीक है, चलें, आई एग्री टू दैट। सो सॉर्ट ऑफ समराइज मेरे इसमें यही होगा कि देयर आर टू मल्टीपल वेज ऑफ जो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है, जो वो सारी की सारी ट्रेडिंग है, वो तो दैट्स जस्ट गोइंग टू द सेम प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करने निकला था बिटकॉइन, टू बी ऑनेस्ट, और वो आप उस पर कर रहे हैं। जो आपकी स्पॉट ट्रेडिंग हो गई है, उसके ऊपर भी जो क्वेश्चन मार्क मेरा ये आता है कि यू जनरली बाय थिंग्स फॉर एनीथिंग। गोल्ड की आपकी मिसाल मैं इस तरह से मान लेता हूँ कि इन इट्स इवेंचुअलिटी when Bitcoin is, let's say, stable, and it's hedging against, let's say, inflation, or it's hedging towards certain things, तो makes sense to me, but I do understand your point of view as well. But मेरे हिसाब से वो, you're not essentially in a highly volatile environment, you're not essentially making money through क्या कहते हैं उसे, प्रोडक्टिविटी। you're essentially making money through आपने किसको किधर कितना बेवकूफ़ बना दिया और उससे पैसे जो ना दे मूव हैंड्स। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे स्टॉक्स का भी शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग होती है स्टॉक्स की, मुझे उसमें भी इसी वजह से मसला आता है कि यार दैट्स नॉट रियली डूइंग एनीथिंग फॉर द सोसाइटी। हमारे यहाँ फाइल्स का ये प्रॉब्लम रहा है। व्हाई हैवंट वी ग्रोन, टू बी ऑनेस्ट। हमारी रियल एस्टेट, व्हाई डू वी, पाकिस्तान को इस वक्त 1 करोड़ घरों की ज़रूरत है। वजह क्या है कि आपकी पूरी कौम ने स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं डाला, ठीक है, जहाँ पर प्रोडक्टिव मार्केट थी, जहाँ पर एक्चुअली बिजनेसेस में इन्वेस्ट हो रहा था, पैसा लगता तो इन्वेस्टमेंट आती, ग्रोथ होती। आपने सारा का सारा फाइलों में डाला क्योंकि आपको रेंट सीकिंग की इतनी आदत पड़ी हुई है कि यार मैं किसी तरह ना दूसरे का पैसा नहीं छोड़ लूँ, मैं नया पैसा ना जनरेट करूँ। वेल्थ जनरेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई हैव विद पाकिस्तान पर्टिकुलरली राइट नाउ, कि आवर पीपल डू नॉट, there are people who are telling you how to get skills, there are people who are telling you how to invest in stocks, there are people who are telling you कि startups में invest करो, इसमें invest करो, उसमें। People will not do any of that. They will go to these risky instruments जिसमें
आप कह रहे हैं कि ठीक है रियल एस्टेट इज़ वेरी नॉन रिस्की, बट रियल एस्टेट में सीडीए, बहरिया टाउन, Obviously, हाँ, आप उसमें जाएं काफी ब्लू वर्ल्ड सिटी एंड पता नहीं कौन plots सी that don't even exist, दैट उसकी डोंट files इवन बेच एग्जिस्ट, रहे उसकी फाइलें बेच रहे हैं और बेच के और वो उसके ऊपर कर ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में वो ये किसी ने बोल दिया कि यार मैंने तो 4 फाइलों पे इतना कमा दिया, पैसा सारा का सारा डाला, सही। उस पैसे का रिटर्न मेरे ऊपर पहले मैंने एक स्टॉक्स के ऊपर की थी एपिसोड, इफ़ यू गाइस हैवंट सीन इट, सरमाया वाले आए हुए थे एंड ही एक्चुअली डिड अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑन कि पाकिस्तान में, आपको पता है कि पाकिस्तान में हर बंदा रियल एस्टेट में डालता है, ही डिड अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑन स्टॉक्स एंड रियल एस्टेट इन द पास्ट 20 years, एंड इफ़ यू डू दैट एनालिसिस तो आपको रियलाइजेशन होगी कि 20 years में इन्फ्लेशन हेज के अगेंस्ट स्टॉक्स के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर 95% ऑफ ऑल रियल एस्टेट एक्चुअली लॉस्ट इट्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कि जितनी मेरी ग्रोथ आनी चाहिए थी। गोल्ड हैड वेरी वेरी लिटिल, वो फॉरेक्स हैड वेरी लिटिल ग्रोथ एंड स्टॉक्स एक्चुअली हैड एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ यू नो आपने एक्चुअली उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू बढ़ाई। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी जो ग्रो की उसके अराउंड जो है ना, जो इन्फ्लेशन हेज तो हुई पर प्लस इकोनॉमी ग्रो हुई, उसके अराउंड आपको एक्चुअली ग्रोथ नजर आई। बिल्कुल। बट हमारे लोग इस पे नहीं जाते, वो फंडामेंटल्स पे नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं इस चीज़ के ऊपर क्या क्विक मनी कहाँ पे बन रहा है। अच्छा चलें, सो हमने ये वाली चीज़ तो यू नो मोरलेस कर ली। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि हम सारी की सारी चीज़ इस पे बेस कर रहे हैं you know, I understand the idea, the utopian idea, you know, that everything will be decentralized, and individuals will be able to control the financial markets, you know, distributed finance and so on and so forth. But we're doing that with the assumption that the states, और इसमें 2 directions हैं। पहली डायरेक्शन ये कहती है कि वो ये एक्सेप्ट करती है कि स्टेट तो बुरी है, उसने गवर्नमेंट्स एंड स्टेट्स एंड ऑल ऑफ दीज आर बैड एंड दे you know, they're trying to rip us off, and so we're going to distribute all of this, and based on that distribution, you know, we're able to protect ourselves. सही। अच्छा, दूसरी डायरेक्शन ये कहती है कि विदाउट स्टेट वैसे ही आप एक केओस में चले जाएंगे, ठीक है। सो देयर इज़ अ रीज़न वाई द स्टेट इज़ यू नो रेगुलेट्स, FATF हमारे सामने है, वो सारा का सारा कुछ है। सो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यार या तो स्टेट आएगी और आकर इस खाते में करेगी कि अपनी पावर एग्जर्ट करने के लिए, इस तरह US डॉलर जो एज अ यू नो रिजर्व करेंसी है दुनिया की, उसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, ट्रू, राइट। एंड सो आई डू अंडरस्टैंड कि जो ऑल्टरनेट साइड है वो आके कहती है कि यार लिसन, आई डोंट वांट टू, आई मीन हेज एवरीथिंग टू द डॉलर, आई डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द डॉलर। मैं आज कहता हूँ कि यार मुझे पाकिस्तान में ग्रोथ लेकर आनी है तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ सकता, मैं आज पैसे छापना शुरू करूँ तो मेरी इनहेरेंटली डॉलर की वैल्यू जो है वो गिर जाएगी, मतलब रुपये की वैल्यू गिर जाएगी, और ग्लोबल स्टैंडिंग में मुझे कोई फ़र्क नहीं आएगा। अमेरिका आता है आके डॉलर छापता है, कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है, बिकॉज डिमांड उसकी इतनी ज़्यादा, उन्होंने एक philosophical concept बनाया हुआ है कि डॉलर will always be the most powerful currency, and therefore no matter how much dollar there is in the market, I'm going to keep on putting more money into this. So I do understand कि why people would want to break that, and so उसके काउंटर में जो बिटकॉइन के काउंटर में लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि यार इतनी पावरफुल मशीनरी in lieu of the United States, how do you think they're ever going to let you do this without a fight? दूसरी साइड ये कहती है कि, और ये दोनों क्रिटिक्स की साइड है दोनों, दूसरी साइड ये कहती है कि यार ह्यूमन बीइंग्स, जो मॉब मेंटालिटी एग्जिस्ट करती है ना ह्यूमन बीइंग्स की, दे आर नॉट केपेबल ऑफ रनिंग। इसकी छोटी सी मिसाल ही है, कोविड का टाइम आया, टिश्यू पेपर खत्म हो गया पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, दैट इज ह्यूमन नेचर essentially. It's very sort of survival of the fittest, it's very sort of selfish in the face of adversity. They started hoarding, उनको चाहिए था, नहीं चाहिए था, उन्होंने होर्ड कर लिया। हमने पाकिस्तान में देखा मास्क की प्राइस जो है वो 500 पे चली गई 10 रुपए से, यू नो सैनिटाइजर्स कहाँ निकल गए, फेक सैनिटाइजर आ गए, बिकॉज दैट इज़ ह्यूमन नेचर। जब आप कंट्रोल नहीं करेंगे, सो देयरफॉर रेगुलेशन इज़ इंपॉर्टेंट, एंड व्हेन यू बिगिन टू रेगुलेट थिंग्स, तो उसमें उसकी जो अगेन जो ऑल ऑफ द रोजी थिंग्स जिसकी वजह से इसकी वैल्यू है, वो वैल्यू टम्बल कर जाएगी। सो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यार अगर इफ़ ऑल आई रियली हैव टू डू एसेंशली, कि मैं कहता हूँ कि भाई करेंसी मेरी, या तो मैं ये कहूँगा कि यार मैंने इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करना है, डॉलर प्रिंट हो ही जाता है, ठीक है, तो मैंने अपने आप को इकोनॉमिकली प्रोटेक्ट करना है, सो मैं अब डॉलर को डीबेस करूँगा और मैं बिटकॉइन को एज अ मोड ऑफ, या चले बिटकॉइन को हटा दें, इट्स एन एसेट क्लास, मैं कहता हूँ जी पाक कॉइन को मैं उठाता हूँ और मैं कहता हूँ पाक कॉइन इज वी गोइंग टू यू नो नाउ
do all of our trading on Parkcoin. But then उसमें यही होगा कि उसमें because I'm not able to add or subtract anything, तो मेरे पास कोई, like the state has no instrument to control, and therefore people will come in and they'll start hoarding. And now if I have to go get gas, अब वो लिमिटेड जो अभी नज़र आ रहा है हमें कि बिटकॉइन वाज सपोज टू बी अ कैश, बट नाउ इट्स बीइंग होर्डेड एंड यू नो वो मैं कर ही नहीं सकता उसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन, बिकॉज वो जो है ना वो पैसा वो एक दिन वैल्यू 40,000 पे गई हुई है, अगले दिन वैल्यू 30,000 पे आई हुई है. सो वही वाली बात है कि इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन बोथ एंड्स कि विल द बिग कंट्रीज एवर लेट यू डू इट, and on the other hand, you know, is it even required to democratize on that level? तो पहला तो ये चीज़ आती है. दूसरी ये आती है कि, और अगर हमने लिखने बेशक तो कर लें, but I want to put all of that context together. दूसरी ये आती है कि when we're putting all of our bets on Bitcoin, right? There is an underlying technology, and the underlying technology, what that does is what that says is कि यार मेरे पास efficient, digital, immediate ट्रांजैक्शन हो रही है जो कि दरमियान में कोई थुक नहीं लगा सकता, कोई मल्टीपल करेंसी प्रिंटिंग मशीन नहीं आ सकती, कोई एसेंशियली कोई वो नहीं आ सकती, क्या कहते हैं उसे, फ्रॉड नहीं हो सकता, ठीक है. एंड जो उसके पीछे अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है, लाइक आई सेड कि गोल्ड है तो गोल्ड है, गोल्ड को आप चेंज नहीं कर सकते. फ्रॉड आप कर सकते हैं कि आप कॉपर मिला दिया, बट गोल्ड इन इट्स ऑल इट्स ऑनेस्टी. फ्रॉड मैं बिटकॉइन में भी कर सकता हूँ कि मैंने जब सेकंड लेयर निकाली, मैंने जनता को चूना लगाया, पाकिस्तान में चूना लग रहा है बैठा हुआ कि जितने पैसे इजी पैसा करें और आपको बिटकॉइन मिल जाएगा, और कुछ नहीं मिलता. एसेंशियली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है एंड वी आर बेटिंग दैट ऑन बिटकॉइन, राइट. अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है तो वो बिटकॉइन हो, वो कोई और करेंसी हो, या वो, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आ जाए विच विद द सेम अंडरलाइंग principles, underlying technology as Bitcoin. What's to say, what makes Bitcoin better than what, let's say, the CBDC in terms of as a currency, because we're talking about cryptocurrency, right? So yes, there might be an asset class, digital gold पे, but currency के form में, you know. Right now, I pay like everything through my banking app, ठीक है. So that's a digital currency, ठीक है. It's all digital. I don't go and withdraw through an ATM, या मैं चेक नहीं लिखता, मैं सारा डिजिटली करता हूँ. So it's digital currency. अगर गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी लॉन्च करती है तो it doesn't come as a surprise, ठीक है. क्योंकि आजकल जितना, अगर आप पाकिस्तान को छोड़ दें, बाहर देखें, वेस्ट में एवरीथिंग इज़ डिजिटल, राइट. और चाइना में तो उससे पहले हो चुका था कि आप वीचैट के कैशलेस एंड एवरीथिंग इज, या QR कोड स्कैन करते हैं एंड यू पे स्टफ, ठीक है. तो उसमें अगर एक और करेंसी आ जाती है विच इज़ डिजिटल और सेंट्रल बैंक उसको गारंटी करती है, दैट्स फाइन. इट डजंट कम एज अ सरप्राइज. पहले जो था बिटकॉइन से पहले यही मॉडल्स बने थे, बहुत ज़्यादा बने थे, जिसमें उन्होंने एक करेंसी लॉन्च करनी थी लेकिन एक सेंट्रल एंटिटी के साथ, ठीक है. वो चीज़ अभी भी आ जाएगी, चाहे चाइना लॉन्च करे, चाहे पाकिस्तान लॉन्च करे, और आगे ये होगा. आगे ये इस तरीके से होगा क्योंकि कैश जो है वो इनएफिशिएंट है, राइट. ठीक है. जो कैश वाली इकॉनमी है वो एक तो सबसे बड़ा उसमें मसला है कि कैश इज़ एनोनिमस, ठीक है. गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर सकती, टैक्सेस के इशू आते हैं, हज़ार इसमें मसले आते हैं. अब US UK बाकी जितने भी हैं वो थोड़ा सा कैश से निकल के डिजिटल इकॉनमी की तरफ आ चुके हैं, ठीक है. लेकिन इन पाकिस्तान, इंडिया, इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर कैश इज स्टिल द किंग, राइट. तो ये तो होना ही है. और ये चाइना में भी यही इशू है. अगर इवन दो वहाँ पे ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन बड़ी ट्रांजैक्शंस आप देखें, पीपल आर सिटिंग ऑन पाइल्स ऑफ युआन और गोल्ड बार्स एंड एवरी, मतलब वहाँ पे तो ठीक ठाक लेवल की जो है वो करप्शन होती है चाइना के अंदर, क्योंकि उसकी इकॉनमी का स्केल बड़ा है. राइट. चाइना ने ये काम किया, आगे भी करेगा, और अपनी मेन करेंसी को, जब आपकी मेन करेंसी की फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है तो आप होल्ड क्या करेंगे, या आप अपने पास रखेंगे क्या, जब वो है ही एग्जिस्ट ही करता है, ठीक है. उसमें तो इट डजंट कम एज, इट्स डिफरेंट देन क्रिप्टो करेंसी. राइट. क्रिप्टो करेंसी जो है वो इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, ओके. ठीक है. उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि क्रिप्टो जिस तरह बिटकॉइन है फॉर एग्जांपल, अभी आपके पास दुनिया में ऑलमोस्ट कोई आई थिंक 16 और 1700 कॉइन्स हैं अदर देन बिटकॉइन, राइट. बिटकॉइन, एथीरियम, इनके अलावा 1700-1800 कॉइन्स मौजूद हैं. एल सल्वाडोर आया, उसने कहा कि हम बिटकॉइन को लेंगे, ठीक है. यूक्रेन भी यही बात कर रहा है. मैक्सिको की तरफ से भी ये सिग्नल आया कि वो बिटकॉइन को अडॉप्ट करेंगे एज ए लीगल टेंडर, ठीक है. अब वो लीगल टेंडर के पीछे क्या करेंसी होगी, या वो बिटकॉइन के आगे कुछ रख देंगे कि यार ये लो, जिस तरह गोल्ड के पीछे क्या था कि पीछे गोल्ड है, इधर कहेंगे पीछे बिटकॉइन है, उसकी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, बाद में वो चीज़ गुम हो जाएगी.
बट लीगल टेंडर वो इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरह बाकी इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, टेस्ला हो गया, ठीक है, इसके अलावा बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हो गए वो सारे बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब 1800 करेंसीज एक तरफ, ठीक है, बिटकॉइन एक तरफ, ठीक है, ठीक है। हालांकि बिटकॉइन से ज़्यादा वैल्यू में भी येवन फाइनेंस इज़ अ कॉइन जो कि $85,000 तक गया था दिस ईयर। राइट, बिटकॉइन से ज़्यादा वैल्यूएबल था, उसकी सप्लाई भी कम है, लेकिन एवरी वन इज़ गोइंग टूवर्ड्स बिटकॉइन, राइट, ठीक है। सो बिटकॉइन हैज़ समथिंग, राइट, इसकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी इट्स मैसिव, ठीक ठीक है। है, प्रूफ ऑफ स्टेक में हज़ार मसले हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ स्टेक में ये कि एक अमीर बंदा आ सकता है, वो सारे कॉइन स्टेक करके ही कैन टेक ओवर द नेटवर्क, राइट, लेकिन दूसरी साइड पर डेमोक्रेटाइजेशन है, ठीक है, क्योंकि रिसोर्स, फिज़िकल, उन सब चीज़ों का होना, डेमोग्राफिक्स का होना, हर चीज़ का इशू होता है। तो प्रूफ ऑफ वर्क जो है इट्स वेरी प्रॉमिसिंग, इसकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत वाइबल है, ठीक है। प्लस इट हैज़ अ हिस्ट्री। बिटकॉइन ने 2010 से लेकर अभी तक ईयरली जो है वो 250% का गेन दिए ईयरली, राइट, अभी तक। राइट, मैं ये डिप्स को काउंट करके कह रहा हूँ, राइट, अगर मैं डिप्स को भी डालूँ तो वो 1000% से भी ऊपर जाएगा। मैं डिप्स को काउंट करके कह रहा हूँ कि 250% से ज़्यादा BTC ने रिटर्न दिए अभी तक, इसने लूज़ ही नहीं किया BTC ने सिंस इट्स इंसेप्शन, ठीक है। ठीक है, ऊपर नीचे हमारे पास वॉलेटिलिटी है, लेकिन ओवर द ईयर्स अगर आप हिस्ट्री देखें इट्स विनिंग, राइट, पिछले बुल रन के अंदर इथीरियम जो था, आई एम गोना टॉक अबाउट प्राइसेस अ लिटिल बिट जस्ट टू एक्सप्लेन दिस फर्दर। इथीरियम का ATH जो था वो $1800 था, राइट, समथिंग, ठीक है, $2000 के करीब आया था, लेकिन उसके बाद फिनिश। बिटकॉइन $20,000 तक था पिछले बुल रन की अगर हम बात करें। इस बुल रन में बिटकॉइन गया 65 तक, राइट, ETH ने 4 टच किया खाली, ठीक है। अब बिटकॉइन कहाँ से कहाँ पहुँचा, ETH द सेकंड बिगेस्ट करेंसी, वो कहाँ से कहाँ पहुँची। इसका मतलब है कि ओवर द ईयर्स ये क्रिप्टो करेंसी में जितनी फ्रेगमेंटेशन है ये ख़त्म हो जाएगी, राइट, ठीक है, दे आर गोना गो टू ज़ीरो, राइट, ठीक है। बाकी जितनी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं वो जब ख़त्म होंगी, सो इसमें जो होगी वो, इसको हम डीकपलिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं बेसिकली। सो डीकपलिंग इन एंशिएंट करेंसीज ये है कि फॉर एग्जांपल एंशिएंट करेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, राइट, हज़ारों की तादाद में, लेकिन उसमें से एक करेंसी ऐसी होती है जो $10 मिलियन की बिकती है, बाकी सारे जो होते हैं देयर वर्थ पेनीज। दिस इज़ डीकपलिंग कि एक जो है वो मेजर मार्केट शेयर उठा लेता है, बाकी सारे ख़त्म हो जाते हैं। सेम डीकपलिंग विल हैपन विद क्रिप्टो करेंसी एज वेल। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन है, एवरीवन इज़ कमिंग ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कुछ लोग आ रहे हैं ट्राइंग टू स्कैम पीपल, रग पुल, स्टफ लाइक दैट। ओवर द ईयर जब ये चीज़ मैच्योर होगी तो इसमें हमारे पास कुछ प्लेयर्स बच जाएंगे, ठीक है, राइट, उन प्लेयर्स के ऊपर इनोवेशंस होंगी और वो इनोवेशंस हमें डायरेक्शन देंगी कि फ्यूचर कैसा होगा। राइट, अभी के मुताबिक जो है बिटकॉइन, इथीरियम जो है, दीज आर द 2 बिगेस्ट करेंसीज विद 60% मार्केट शेयर। बिटकॉइन डिप के बाद भी अब इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ चला जाएगा। वी विल सी कि हाउ द मार्केट रिस्पॉन्स, ठीक है, राइट, उसमें दीज विल बी द लेयर 1 सोल्यूशंस। इनके ऊपर लेयर 2s बनेंगी, लेयर 3s बनेंगी, ठीक है, मुख्तलिफ साइड चेन्स बनेंगी। कुछ यूज़ होंगी पेमेंट्स के लिए, कुछ यूज़ होंगी आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, कुछ यूज़ होंगी आपकी ट्रेडिंग के लिए, कुछ यूज़ होंगे आपकी सिक्योरिटीज़ के लिए, लेकिन एट द एंड सेटलमेंट इन पे होगी। राइट, और इसकी मैं आपको मिसाल दूं कि अगर बिटकॉइन की जो है इट्स फंजिबल, ठीक है, बिटकॉइन को आप 100 मिलियन यूनिट्स तक डिवाइड कर सकते हैं और उस एक यूनिट को हम सातोशी कहते हैं, राइट, ठीक है। अगर आप गोल्ड में देखें, लेट्स सपोज इफ़ यू बाय $10 मिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड में थोड़ी सी हलचल भी आपको बहुत ज़्यादा लगेगी, राइट, ठीक है, एट अ बिगर लेवल। बट अगर आप बिटकॉइन को डिवाइड करें 100 मिलियन पे, जो एक सातोशी है, अगर बिटकॉइन की आप ओवरऑल प्राइस देखें फिर एक सातोशी में देखें तो एक सातोशी विल लुक स्टेबल, राइट, बट दी ओवरऑल बिटकॉइन वो 64 से 70 पे आ गया। इसमें थोड़ा सा मतलब एक सेंट्स का फ़र्क पड़ा होगा एक सातोशी पे, लेकिन ओवरऑल अब जो आगे अभी जो इनोवेशंस हो रही हैं वो इसको हम सैट्स कहते हैं, सातोशीज़, ठीक है। सातोशीज़ जो हैं दीज विल टेक ओवर एज अ वेरी स्मॉल यूनिट्स ऑफ बिटकॉइन, और ये जो यूनिट्स ऑफ बिटकॉइन है इन्हीं के ऊपर दे विल बी यूज फॉर पेमेंट, दे विल यूज़ फॉर स्मॉलर थिंग्स ऑन अ हायर लेवल। मास एडॉप्शन अगर बिटकॉइन की हो गई, जो कि अभी हो रही है, बहुत मैसिव जो है वो तादाद में लोग आ रहे हैं, वॉलेटिलिटी इसकी इतनी कम हो जाएगी और लिक्विडिटी इसकी इतनी बढ़ जाएगी कि इवन देयर विल बी बायर्स फॉर 100,000 BTCs, वाई बिकॉज दे आर बाइंग अ प्राइवेट जेट, ठीक है। सो उसमें भी बड़ी ट्रांजेक्शन्स फिर बिटकॉइन में हलचल नहीं मचाएंगे, वॉलेटिलिटी बहुत कम हो जाएगी। जब वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, यू आर डीलिंग इन सैट्स, लेयर 2 सोल्यूशंस आगे,
आप इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते रहेंगे। तो जो आपने बात की कि आगे जो है CBDC, वो तो मैंने आपको बता दिया कि वो तो इनएविटेबल है। जो सेंट्रल बैंक की करेंसीज हैं डिजिटल, वो तो आएंगी ही आएंगी। राइट। उसके साथ जो है क्रिप्टो करेंसी इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी में इंस्टीट्यूशंस और ये सारी चीज़ें, मतलब इसमें nobody is gonna come and अब आप गोल्ड की मिसाल ले लें। ठीक है, अब गोल्ड इज़ डिफरेंट। राइट। अब फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, उसकी एक करेंसी है। अगर एक कंपनी या मैं एज एन इंडिविजुअल आई डिसाइड टू बाय गोल्ड, ठीक है, तो मैं गोल्ड एक अलग पर्सपेक्टिव से ले रहा हूँ। ठीक है, वो एक अलग मार्केट है, वो एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें मैं राइट। सो इट्स गोइंग टू बी एन एसेट अगेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, लेट्स डिफाइन इट एज दैट कि what you're essentially saying is कि you don't see cryptocurrencies being used as currencies because CBDCs will eventually come, and when CBDCs come तो no country would want कि उनकी एक्चुअल करेंसी डीबेस होकर इकोनॉमी से बाहर एक ब्लैक इकोनॉमी चल रही हो। एग्जैक्टली। ठीक है, सो करेंसी के ऊपर रेगुलेशन भी आएगी, करेंसी के ऊपर वो भी होगा। व्हाट वी कैन डेफिनेटली से इज कि जी एक एसेट क्लास आ सकती है एक्स्ट्रा। बिल्कुल। एंड व्हेन वी से कि एसेट क्लास आ सकती है, देन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि प्रॉब्ली एक मैक्सिमम 2 प्लेयर्स रह सकते हैं। बिकॉज हमने देखा है ना, गोल्ड है, गोल्ड का सिल्वर भी है, ब्रॉन्ज भी है, सारा कुछ है, बट गोल्ड चलता है जितना चलता है। एग्जैक्टली। तो मैक्सिमम मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ठीक है, अगर मैं क्रिप्टो करेंसीज की बात करूँ तो मैं फिर उसको साइड पे रखूँगा। मैं बिटकॉइन को ऐसा लेकर आऊँगा कि यार एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि लिमिटेड इन नंबर है, हमारे पास लिमिटेड नंबर चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, हमें डिजिटल के ऊपर एक ऐसी चीज़ चाहिए जो कि गोल्ड की तरह है, तो हमने उसको एज एन एसेट क्लास ले लिया। इट हेजेस यू अगेंस्ट इन्फ्लेशन, इट इंश्योर्स कि भाई आपकी जितना भी कैश आपका वो हो रहा हो। तो मैंने इफेक्टिवली मैंने क्या किया कि मैंने जब भी करेंसी के ऊपर करना है तो मैंने कैश अपना यूज़ किया, और जैसे ही मेरा पैसा फारिग पड़ा हुआ है तो मैं उसको जो है ना बिटकॉइन में मैंने कन्वर्ट कर लिया। इन फ्यूचर ऐसा होगा कि लेट्स सपोज आई एम बाइंग अ मोबाइल फ़ोन, ठीक है, राइट। मेरे पास BTCs हैं, ठीक है, वो क्या होगा कि उसमें मोबाइल फ़ोन की प्राइस आ गई, लेट्स सपोज $2,500 $2,000 है, वो मैंने BTC में पे किया, पीछे खुद ही फियाट कन्वर्जन हुई डिजिटल करेंसी में और ख़ुद ही उस शॉपकीपर को पैसे पहुंच गए। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। इस तरह के हाइब्रिड सॉल्यूशंस बिल्ड होंगे जो कि दोनों को आपस में ब्रिज करेंगे। राइट। वाई? बिकॉज अगर आप क्रिप्टो करेंसी को कहते हैं कि इट्स गोइंग टू बी अ ग्लोबल करेंसी, तो ग्लोबल करेंसी का क्रिप्टो करेंसी अभी जिस ट्रेजेक्टरी पे चल रही है, क्रिप्टो करेंसी जो है वो ग्लोबल करेंसी बनने में अगर हुआ भी तो बहुत ज़्यादा टाइम, इट्स वेरी फ्यूचरिस्टिक साइफाई थिंग कि गवर्नमेंट जो है वो अपना काम कर रही है और लोग जो है USDT में ट्रेड करें या वट एवर। ठीक है, ऐसा बहुत फार फेच्ड है। ऐसी यूज़र एक्सपीरियंसेस बिल्ड होंगे थ्रू दीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और ऐप्स वगैरह कि ये खुद ही बहुत सी चीज़ों को ब्रिज करेंगे। जैसे अभी आजकल एक मोबाइल ऐप बहुत कॉम्प्लेक्स है, इट पुल्स इन डेटा फ्रॉम लॉट ऑफ सोर्सेज। आपको API जो है वो उसमें बताती है, सेंसर्स डेटा है, सारी चीज़ें मोबाइल ऐप कर रही है, आपको जस्ट वो चीज़ मिल रही है जो आपने देखनी है। सिमिलर विल बी द केस विद दिस थिंग। ये दोनों चीज़ें हाइब्रिड होंगी जैसे अभी हाइब्रिड है। पेपैल ने भी एक कोशिश की, यू कैन बाय एंड सेल बिटकॉइन थ्रू पेपैल। ठीक है, उसमें यह है कि जो मर्चेंट्स हैं, अब मैंने फॉर एग्जांपल एक बड़ी अच्छी शर्ट देखी, मेरे पास पेपैल में BTCs पड़े हुए हैं, मैंने BTCs ट्रांसफ़र किए, मर्चेंट को BTC मिले लेकिन वो फियाट कन्वर्ट होके मिले। राइट। ठीक है, उसको फियाट में पेमेंट मिल रही है। आई एम पेइंग इन बिटकॉइन, ही इज़ गेटिंग फियाट। ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ हाइब्रिड सोल्यूशंस आर गोइंग टू बी बिल्ट इन द फ्यूचर। जहाँ तक बात है कि विल क्रिप्टो करेंसीज टेक ओवर, तो मैं ज़रा सी डेटा ड्रिवन बात करूँगा कि हिस्टोरिकली क्या हुआ है। हिस्टोरिकली जिन कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन ज़्यादा थी, जिन कंट्रीज़ में गवर्नमेंट पर ट्रस्ट कम था, इंक्लूडिंग वेनेजुएला, ईरान की अगर हम बात करें उसकी भी, वहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज की डिमांड सबसे ज़्यादा थी। राइट। अभी जो है आई वाज वॉचिंग अ वीडियो यस्टरडे जिसमें नाइजीरिया का वो बता रहे थे कि रेमिटेंसेज अप टू आई थिंक 70 की 75% कम हो गई हैं और वो बिटकॉइन में आई है नाइजीरिया में। राइट। और गवर्नमेंट कह रही है कि ये बिटकॉइन की मार्केट बनी कैसे है। हाँ। क्योंकि दुकानदार भी कह रहा है भाई ठीक है बिटकॉइन में चीज़ें ले लो, गाड़ी वाला भी कह रहा है जी मुझे बिटकॉइन चाहिए, हर बंदा कह रहा है मुझे जिस तरह किसी भी कंट्री में, इवन एल सल्वाडोर में आई थिंक 20 के 25 साल पहले उन्होंने डॉलर में कर दिया था, और ये जो डॉलर में कन्वर्जन थी उनकी, ये लोगों की वजह से थी, हुकूमत की वजह से नहीं थी। लोगों ने अपनी चीज़ों को प्राइस डॉलर में करना शुरू कर दिया था। गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि डॉलर में ट्रेड हो डॉलर, लेकिन वो कहते थे भाई ये कप है $2 का, हर चीज़ सारी की सारी प्राइसिंग, पूरा कंट्री डॉलर प्राइसिंग पे चल रहा था। सो दे हैड टू शिफ्ट टूवर्ड्स द डॉलर सिस्टम ताकि वो डॉलर को लाएं, क्योंकि आवाम ने जब डॉलर कबूल कर दिया, वो हर चीज़ को डॉलर में रखने, डॉलर आ गया। सेम हैपेंड इन वेनेजुएला एज वेल। ठीक है, इवन अगर आप ईरान में भी जाएँ तो ईरान में भी
अगर आप नॉर्मल कोई अच्छी चीज़ बाय करते हैं तो आपको डॉलर में प्राइस बताएंगे. डॉलर में इसलिए बताएंगे दे आर मोर विलिंग टू गेट डॉलर्स इंस्टेड ऑफ बाकी चीज़ें. तो हिस्टोरिकली जितनी कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन ज़्यादा थी, जितने कंट्रीज़ में गवर्नमेंट पर ट्रस्ट कम था, अब उस गवर्नमेंट की करेंसी को रिप्लेस कर दें डिजिटल करेंसी से. वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की डिमांड सबसे ज़्यादा थी. ठीक है. एंड इट्स गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर एज वेल. अगर फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, इन्फ्लेशन मैक्सिमम होती है, तो क्रिप्टो करेंसीज की डिमांड एक्सपोनेंशियल हो जाएगी. राइट. ठीक है, I'm gonna move this towards the end. I mean, it's 2 hours 16 minutes. But वन लास्ट थिंग जो मैं इसमें कहूँगा जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म आता है वो आता है कि लीगल फ्रेमवर्क का, कि इट्स सो फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान राइट नाउ इट्स बीइंग यूज्ड फॉर मैसिव मनी लॉन्ड्रिंग. आई मीन आपको पता है हमारी कंट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग रहा है. जितना हम पैसा लेकर आ रहे हैं उतना पैसा यहाँ से, अगर आपने ब्लैक मनी रखा हुआ है, मैं आ जाता हूँ, मैं कैश के ऊपर घुमाता हूँ पैसा, मैं चरसें बेचता हूँ, मैं 1 अरब रुपया कमाता हूँ. अब मुझे 1 अरब रुपया जो है ना वो बहुत ईजी है कि मैंने जाके लोगों से USDT ख़रीदा, कैश में इधर थ्रो किया, उधर थ्रो किया. अब वो पैसा मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया, किसी को नहीं पता कि क्या सीन है. मैंने अब उसको टैप करना है और उसको घुमा कर लेकर जाना है. अब मैं किसी भी और कंट्री में जाऊँगा ना, वो मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया. सो मैं वहाँ पर जाऊँगा, मैं वहाँ पर जाके कहूँगा कि मैं इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा हूँ पाकिस्तान से, और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और मैंने जो है ना 1 अरब रुपये के एवज जो भी आपका मैं USDT को मैंने बड़े आराम से ट्रांसफ़र कर लिया उस कंट्री के अंदर. किसी ने नहीं देखा कि बॉर्डर्स क्रॉस हुए. वहाँ जाके मैंने उस USDT को कन्वर्ट किया डॉलर्स, यूरोज़, व्हाटएवर, और मैं उसको मैंने सिस्टम में ऐड किया. मैंने जाके रियल एस्टेट ख़रीदी, नेशनलिटी ख़रीदी, जो भी किया, और मैं तो निकल गया. पाकिस्तान का पैसा जो कि यहाँ के लोगों ने कमाया, सारा कुछ किया, मैंने 2 नंबर अपना ब्लैक को जाके 2 मिनट के अंदर वो कर दिया. ये एक मिसाल है. उसके अलावा दूसरी और बहुत सारी मिसालें हैं कि जब आप जाओगे और जाके कहेंगे कि भाई मैं करेंसी को नॉन अगेन एक सिक्योर करेंसी है, प्राइवेट करेंसी है, मैं उसको आई डोंट हैव टू शो इट टू एनीवन, नोबडी कैन ट्रैक इट, वगैरह वगैरह वगैरह. तो उसकी पहली चीज़ ये आती है कि देन हाउ डू यू इंश्योर कि क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम ना हो. हमें पता है पाकिस्तान के लिए इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम. आई मीन FATF हमारे सर के ऊपर वो कर रहा है. हवाला हुंडी हमारा एक बहुत मेजर प्रॉब्लम रहा है. ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है. नेटफ्लिक्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है कि जो अफ्रीका में जितनी भी ड्रग ट्रेड होती है, क्योंकि मुझे बड़े सारे मेरे जानने वाले हैं जो हवाला हुंडी को बड़ा सपोर्ट करते रहे, तो उसमें उन्होंने पूरा डिटेल में बताया हुआ कि कैसे कराची इज़ द कैपिटल ऑफ द इंटायर ड्रग ट्रेड की जितनी भी फाइनेंशियल वो होती है ना, जो हेरोइन है और गंदी वाली क्लास A ड्रग, वो सारी कराची एंड दुबई के थ्रू रन होती है, बेसिकली होती थी. अब ये गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने हवाला हुंडी बहुत हाथ डाला है. कोविड की वजह से फ़्लाइट्स रुकी हुई हैं, तो ट्रांसफ़र ऑफ कैश रुका हुआ है. अब जब आपने हाथ डाला, आपने जाहिर कैश का आपने तरीके निकाले, आपने सेंसर्स लगाए, आपने जी चेकिंग की, तो सडनली आपके पास आ गई क्रिप्टो करेंसी. अब तो मामला ही आसान ना, अब तो ईजी गेम है भैया. आपने इधर से पैसा उधर घुमाया, उधर से पैसा इधर घुमाया, नो टैक्सेशन, नो वो. सो देन द क्वेश्चन देन कम्स इन कि भाई स्टेट छोड़ दे, और अगर स्टेट छोड़ दे तो हमें अपने लोगों का पता है उसके रेपरकशंस क्या होंगे, और जो उसका इकोनॉमिक मतलब, अगर मैं चले सारी कॉन्वर्जेशन में साइड पे कर लेता हूँ. मैं कहता हूँ जी हम पाकिस्तान में हम काम कर रहे हैं, सुबह शाम काम कर रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. इन द ग्लोबल ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स we are not a very big player in terms of what we're producing, and we are definitely a big player in terms of what we're consuming. And if we give our people a free hand, so what they're going to do is they're going to take all of this dollar, because all of this is based on dollar. USDT hai, PKRT nahi hua, unfortunately. So what they're going to do is they're going to get all of that dollar and they're going to convert it into this digital currency, and they're going to throw it outside of Pakistan, hoping that it will return on some level, which it will or it won't, or even if it does, like अगर मैं कहता हूँ कि अगर सक्सेस होगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, तो it's not like it's getting you extra money. So जो कंट्री की इकोनॉमिक्स है, फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान, इट बिकम्स इंक्रीजिंगली वो बेनिफिशियल नहीं है. जितना वो एक साहब है वो आके कहते थे कि जी मैं कर्जा उतार दूंगा पाकिस्तान का, आप नंबर रन कर लें, वो नहीं आप उतार सकते. उसके बाद आपको पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए ना आपको कम से कम 400-500 अरब डॉलर की वो करनी पड़ती, क्या कहते हैं उससे, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है. और वो इन्वेस्टमेंट जब आप करते, पहली बात आपके पास पैसा नहीं है, दूसरी बात ये दुनिया में इतनी मशीनरी नहीं है कि आप वो, मतलब इट्स नॉट लिनियर, राइट, कि एक दिन आप उठे, आपने बैठ के जी इतना बड़ा वो किया और आपने प्रिंट द डॉलर्स एग्जैक्टली, कि आपने इतनी बड़ी मशीन लगा दी कि अब आपकी ना वो जो 400 साल में जो बिटकॉइन माइन होनी थी वो अब आपकी ओवरनाइट माइन हो गई. और इट्स नॉट लाइक कि जितना आपने पैसा थ्रो किया उतना वापस आ गया.
देयर इज अ लॉट ऑफ अदर फंडामेंटल टू इट, एंड लाइक यू सेड डिफिकल्टी रेट होता है, सारा कुछ होता है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर भी लेते तो आपको शायद वो उस तरह से रिटर्न ना मिलता. दैट आइडिया, you know, that somehow this is good for Pakistan in its current shape and form. It might be good for individuals, sure. But there are a lot of people who are saying that this sort of thing is good for Pakistan. What do you think about that? Because अगर मैं आज कहता हूँ कि पाकिस्तान इसको लीगल टेंडर कर दे, तो एक इन्फ्लेशन आपकी होती है, चले फीएट के, मैं डॉलर के ऊपर मैं बहुत डिस्कशन कर सकता हूँ यार, छापा है उन्होंने, मंडो मंड छापा है, पूरी दुनिया का निज़ाम जो है ना उसके हिसाब से वो. पाकिस्तान ने नहीं छापा, पाकिस्तान ने पीकेआर बिल्कुल भी नहीं छापा. पाकिस्तान में इन्फ्लेशन डिफरेंट तरीके से हो रही है, वो लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी की वजह से हो रही है, वो डिमांड लेड इन्फ्लेशन है कि जी आपकी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो रही, आप यहाँ पे डिमांड आपकी बढ़ी जा रही है, तो जाहिर है कि लोग कहते हैं कि यार ठीक है मेरे पास भी पैसा है, तेरे पास भी पैसा है, तो हम आते हैं और आके चीज़ खरीदनी है, कितना रेट जाएगा. वो है ही नहीं इस चीज़ के ऊपर कि मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल कैश मैंने मार्केट में फ्लोट कर दिया, पाकिस्तान में इतना कैश फ्लोट नहीं हो रहा मार्केट के अंदर, या वो मैं इस चीज़ के ऊपर आके बोल दूँ कि यार ठीक है करेंसी बड़ी वीक है तो मैं उसको उस पर कर लेता हूँ. अगर हम इस वक्त इस तरह का इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस करा दें पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, इन अ ह्यूज कंट्री लाइक पाकिस्तान, वेयर वेरी वेरी फ्यू पीपल हैव द अंडरस्टैंडिंग कि यार पैसा बन रहा है, तो हमारी इकोनॉमी को ऐसी हिट पड़ेगी जो कि अनथिंकेबल है इन टर्म्स ऑफ के डॉलर फ्लाइट. फर्स्ट ऑफ ऑल डॉलर फ्लाइट की वजह से डॉलर की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, मार्केट में हर बंदा जाएगा डॉलर खरीदने के लिए कि डॉलर दो ताकि मैं USDT खरीदूँ. डॉलर की प्राइस आसमान पे चली जाएगी, डॉलर की प्राइस आसमान पे जाएगी, अब आपका फ्यूल भी महंगा हो गया, आपकी बिजली भी महंगी हो गई, सारा कुछ महंगा हो गया, प्रोडक्टिविटी भी आउट हो गई आपकी सारी की सारी. हम बस एक बेसिक लेके देख रहे हैं कि यार अच्छा नहीं ये किसी तरह हो जाए, वी कैन ऑल्सो इन्वेस्ट, बट यू आर इन्वेस्टिंग इन डॉलर्स, एंड यू आर इन्वेस्टिंग इन डॉलर्स इन अ वेरी वेरी स्मॉल इकोनॉमी लाइक पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल फुटप्रिंट. व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट हैव दैट पुश, मैं माइनिंग की मैं मान लेता हूँ, माइनिंग के ऊपर मैं प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जाके चीज़ें मशीन एक्वायर कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर कर रहा हूँ, मुझे रिटर्न आ रहा है. सही. मैं कहता हूँ पाकिस्तान जैसी कंट्री लीगल टेंडर कर दे, पाकिस्तान जैसी कंट्री जो है जी वो जाकर कहते कि जी बिटकॉइन के ऊपर आप जो है वो कर सकते हैं, ख़रीदारी कर लें उसकी, वो कर लें. आप व्हाट डू यू थिंक विल बी द आउटकम इन टर्म्स ऑफ द लीगल? फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी कंट्री को बिटकॉइन को लीगलाइज करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, बिटकॉइन चाइना ने कोई करोड़ दफ़ा बैन किया, लेकिन चाइना में बिटकॉइन उसी शिद्दत से चल रहा है जिस तरह आज चल रहा है. माइनिंग भी वहाँ पे हो रही है, बिटकॉइन चल भी वहाँ पे रहा है. सिमिलर इज़ द केस विद ईरान, सिमिलर इज़ द केस विद अदर, इवन विद द US एज वेल. US ने भी कोई 1000 दफ़ा BTC बैन किया था, लेकिन स्टिल US में BTC की ट्रेड हो रही है, ठीक ठाक चल रहा है. डिमांड वहाँ की US ने बैन नहीं किया था एसेंचुअली, उन्होंने मतलब ये कि उन्होंने उसको फेड की वो आ जाती थी कि बी केयरफुल अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट, एंड इस तरह उन्होंने बाकायदा इस पे क्रैक डाउन किया था क्रिप्टो करेंसीज पे. अच्छा, इन द पास्ट एक तो उन्होंने वो किया था ना जब वो क्या सिल्क रोड वगैरह के ऊपर क्रैक डाउन किया था, और वो क्या था उसके थोड़े अरसे बाद उन्होंने बाकायदा कहा था कि क्रिप्टो करेंसी जो है दे आर इलीगल, एंड उनके फिर आया था, फिर बाद में उनका स्टांस चेंज हो गया, फिर आया, फिर स्टांस चेंज हो गया. कहने का मतलब है कि दुनिया की सुपर पावर्स ने क्रिप्टो करेंसी पे हाथ डाला, लेकिन क्रिप्टो करेंसी उसी तरीके से चल रही है, बल्कि ज़्यादा पावर के साथ चल रही है. राइट. अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की. ठीक है, अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो अभी आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि बैंक अकाउंट में किसी के 1 अरब आ गए, किसी के 40 करोड़ आ गए, 50, 60, 70 करोड़ रुपए बैंक में पड़े हुए हैं. बैंक वाले कहते हैं हमें पता ही नहीं है किसके पैसे हैं. मैं आपको कहता हूँ कि एक सिंपल बंदा जाए और वो जाके बैंक अकाउंट खुलवाए. उसको बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए कितनी चीज़ें साइन करनी पड़ेंगी, हर चीज़. ये तो बायोमेट्रिक इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस किया है, उसको 1000 काम करने पड़ते हैं. लेकिन जी बैंक में अकाउंट भी खुला हुआ है और बाहर से पैसा भी आ गया और 70-80 करोड़ रुपए भी है, 5-5 अरब रुपए भी, और बैंक को पता ही नहीं है कि पैसे किसके हैं और किसके नहीं है. राइट. ये तो अभी जब इन्होंने क्रैकडाउन किया था FATF के बाद, अभी तक पूरी दुनिया में जो सबसे बड़े फैसिलिटेटर्स हैं ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग आर द बैंक्स. राइट. बैंक्स का बिजनेस मॉडल जो है वो मैं तो कहूँगा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग एज अ सर्विस है. राइट. ठीक है, बैंक्स जो हैं दे मेक अ लॉट ऑफ मनी बाय मूविंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये तो पाकिस्तान के अंदर आप देखें जी, लोन लेना, कर्जा लेना, ये करना, वो करना, ठीक है ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन बैंक्स डू प्रोवाइड मनी लॉन्ड्रिंग एज अ सर्विस टू बिग इंडिविजुअल्स. और ये एक चीज़ हमने पाकिस्तान में देखी है. राइट. वो फर्स्ट हैंड देखी है, अभी रिसेंटली हुई है कि कुल्फ़ी वाले और बिरयानी वाले के अकाउंट से 80-80 करोड़ रुपए और 8-8 अरब रुपए निकल रहे हैं. तो मैंने तो आपको बता दिया कि भाई अगर इफ़ यू हैव दैट लेवल ऑफ मनी, मैं आपको बताता हूँ कि आपको पैसा बाहर भेजने में बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं होगी. ठीक है, इफ़ यू हैव लेट सपोज 8 से 10 अरब रुपए एंड यू वांट टू टेक दैट मनी टू पैनमा या BVI आप लेके जाना चाहते हैं वहाँ के अकाउंट में, दीज बैंक्स एंड दीज पीपल विल फैसिलिटेट यू.
in the current वो ना, but we can't use that as an example. मैं कहता हूँ कि for example देखें, I agree. अभी मैं आपको बताता हूँ कि यूएस के 2 Yeah. बैंक्स थे जिन्होंने एस्कोबार के जितनी भी बिल्कुल ब्लैक मनी था वो उन्होंने वाइट किया था. Right. बैंक्स डिड दैट. Right. और मैं आपको बताऊं कि ये हमारा अपना पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व था BCCI. हाँ, उसमें ये था कि ऑब्वियसली व्हेन यू आर डीलिंग विद hundreds of millions of dollars and billions of dollars, उसमें गोल्ड को भी आप छोड़ दें, उसमें हवाला हुंडी को हर बंदा अब ट्रक तो नहीं ले जाएगा ना पैसों के, इतना तो ऑब्वियसली दीज बैंक्स कम एंड हेल्प यू. इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक्स जो हैं दे आर द बिगेस्ट फैसिलिटेटर्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एज ऑफ टुडे. बिटकॉइन तो अभी भी है ना, ये तो रिसेंटली स्टेबल कॉइन्स आए, USDT है, सब कुछ है. ओवर द ईयर्स इफ़ यू थिंक मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो क्रिप्टो करेंसी की वजह से आसान होगी, इंक्रीज़ होगी, तो आई वुड से येस. ठीक है, इसकी वजह से ऑब्वियसली बैड थिंग्स आर गोना हैपन. जिस तरह कैश है, आपकी वर्ल्ड वॉर्स हुई, ठीक है, सब कुछ हुआ, तो ये सारा जो वेपन था ये पैसों की इधर उधर जाने से ही वेपन सब कुछ आया ना, तो ऑब्वियसली कैश ने फैसिलिटेट किया. हिस्टोरिकली मनी जो है वो हमेशा यूज़ होता है इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एज वेल. ठीक है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. कैश इज़ द मोस्ट एनोनिमस करेंसी ऑन द प्लानट. अभी आप किसी को कैश दें तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कोई ट्रेसेस नहीं होंगे, अनलेस इट्स अ डिजिटल करेंसी जिसकी तरफ दुनिया जाएगी. सो क्रिप्टो की ये वाली जो है एक ये सातोशी नाकामोटो का, जिस तरह मैं मिसाल दे रहा था कि विकीलीक्स के जो फाउंडर था, जब उस पर क्रैक डाउन हुआ था, पेपैल, वीज़ा, मास्टर कार्ड ने कहा था भाई हम तुम्हारे पैसे नहीं लाएंगे, तो उसने कहा कि यार मैं बिटकॉइन एक्सेप्ट करता हूँ. बिटकॉइन एक्सेप्ट किया. उस वक्त सातोशी एक्टिव था ऑन द बिटकॉइन टॉक फोरम. राइट. तो सातोशी ने आके ख़ुद कहा कि यार प्लीज़ डोंट यूज़ बिटकॉइन फॉर गिविंग डोनेशंस टू विकीलीक्स. ये सातोशी ने खुद कहा था, फोरम पे उसकी पोस्ट पड़ी हुई है. राइट. बिटकॉइन उसके कंट्रोल में नहीं था. राइट. पीपल लिटरली पेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन बिटकॉइन टू विकीलीक्स. राइट. उन्होंने कहा, सातोशी को कहा था तुम अपना काम करो, क्योंकि उसने जो चीज़ बनाई थी वो उससे बड़ी हो गई है, वो अब उसके कंट्रोल में नहीं है. अब एक फाउंडर खुद आके कह रहा है यार इसको यूज़ मत करो. इवन उससे इसके सेंटिमेंट से ये पता चलता है कि इवन ही डिडंट वांट कि पीपल जो है बिटकॉइन या क्रिप्टो को यूज़ करें इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़. अच्छा, इसके ऊपर सॉरी मुझे याद आया, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ. पिछली एक पॉडकास्ट के ऊपर, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर उन साहब, लेकिन उन्होंने एक बहुत गलत बात बोली थी. उन्होंने कहा था कि कोई भी आकर बिटकॉइन को उसमें कुछ बैकडोर डाला हो, कुछ ये डाला हो, which I found very odd because this is an open source. I mean, everybody can go read the code. Exactly. Something that even Satoshi couldn't control. So that was just wrong information. That needs to be rectified. Cryptocurrency में 100 इख्तिलाफ, लेकिन it's not something जिसके ऊपर कोई आके magically कुछ कर दे. I mean, that's not how computer coding works. It's open source, so you can read what's happening. But anyways, sorry. Yes. सो इवन सातोशी भी नहीं चाहता था कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में यूज़ हो, लेकिन 1990s के एंड में एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने बात की थी, ही प्रेडिक्टेड बिटकॉइन और एक डिजिटल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड पावर्ड बाय मैथ्स एंड क्रिप्टोग्राफी. लेकिन उसने कहा था कि बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी यूज़ होगी. ठीक है, अब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकना ये लॉ इन्फोर्समेंट का काम है. ठीक है, ऐसे लॉज बनाना, ऐसे कानून बनाना कि इन एक्टिविटीज़ को रोका जा सके. जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में इफ़ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन रियल स्टेट, इवन USDT, ठीक है, या इवन आप स्टेबल कॉइन या इवन बिटकॉइन भी इन्वेस्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट आपसे पूछ सकती है कि यार इसका, आप कैश में आप नहीं बता सकते कि कैश मेरे पास कहाँ से आया, किसने दिया, कहाँ से. ब्लॉकचेन के अंदर, ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर, यू कैन एक्चुअली टेल द हिस्ट्री कि ये पैसे किसके थे और मेरे पास किस चैनल के थ्रू पहुँचे. राइट. ठीक है, एंड यू हैव टू प्रूव इट. अभी भी US के बैंक्स में लोग तो छोटी छोटी 10-15-20 हज़ार डॉलर की रकम विड्रॉ करते हैं, दैट्स फाइन. जो लोग 10-10, 5-5 मिलियन डॉलर की रकम विड्रॉ करते हैं ना, दे हैव टू प्रोवाइड द प्रूफ. राइट. दिस इज़ वेयर आई गॉट द फंड्स. राइट. दिस इज़ हाउ आई गॉट द फंड्स. अगर वो प्रूफ प्रोवाइड नहीं करते तो दे कैन नॉट विड्रॉ टू अ बैंक अकाउंट. राइट. तो अभी वो BTC को बैठ के खाएंगे, ऑब्वियसली दे हैव टू डू सर्टन थिंग्स कि यार BTC को एट द एंड फियाट में डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करना है ताकि दे कैन डू अदर थिंग्स. राइट. तो राइट नाउ यू हैव टू प्रोवाइड अ प्रूफ. ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम है. इवन अब इसमें हमें एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ऑफ ग्लोबल एंड यूनिफाइड लॉज. अगर BVI के अंदर या पैनामा के अंदर या इन जैसे टैक्स हेवन्स के अंदर, जहाँ पे जी नो क्वेश्चन आस्क, स्विट्ज़रलैंड के अंदर नो क्वेश्चन आस्क इफ़ यू गो एंड आप कहते हैं कि भाई मैं इसमें $5 बिलियन आपके अकाउंट में, वो कहेंगे आके रख दो. अगर इस किस्म की सिचुएशन होगी तो मनी लॉन्ड्रिंग तो हमेशा के लिए रहेगी. जब ग्लोबल एक वो होगा सिस्टम वेयर यू हैव टू, अब क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि फ्रॉम दी जेनेसिस ब्लॉक टिल
उस ब्लॉक तक जब आपको ट्रांजैक्शन हुई वहाँ तक आप प्रूव कर सकते हो कि पैसा आप तक कहाँ पे पहुँचा. डिजिटल लेजर है. राइट. पहले बिटकॉइन माइन करने से लेकर अभी तक हर एक बिटकॉइन का हिसाब लेजर के ऊपर मौजूद है. राइट. हर एक बिटकॉइन का हिसाब. इज दैट पब्लिक दो? यस, इट इज़ पब्लिक. अच्छा. इट इज़ पब्लिक. अगर मैंने आपको बिटकॉइन भेजा था ना, लेट्स सपोज 5 साल पहले, तो अभी भी वो बिटकॉइन जो होगा वो ट्रांजैक्शन बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में मौजूद है कि मैंने आपको भेजा था. आप 5 साल पहले जा सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि मैंने आपको पैसे वाकई भेजे थे कि नहीं. तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिटकॉइन जो कि दुनिया में आया था उसे लेकर अब तक यू कैन प्रूव एवरी सिंगल बिटकॉइन जो कि ट्रांजैक्शन हुई जिसकी दूसरे के अकाउंट के अंदर. कैश में ही नहीं हो सकता, बाकी जगहों पे ये नहीं हो सकता. जब आ जाता है क्रिप्टो करेंसी से ब्रिज आ जाता है, फॉर एग्जांपल आप मनी लॉन्ड्रिंग करें, ऑब्वियसली आप $10,000 तो मनी लॉन्ड्र नहीं करेंगे ना. यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट लाइक 10 मिलियन, 100 मिलियन. आई मीन सब करेंगे, टू बी ऑनेस्ट. डेमोक्रेटाइज हो जाएगा ना, मनी लॉन्ड्रिंग विल डेमोक्रेटाइज. तो मैं भी जहाँ पे मैं छोटी करप्शन करूंगा, मैं अपना $10,000 कर दूंगा, जो बड़ा है वो 100 मिलियन करेगा. तो जब अब इसको हम बिटकॉइन को कहते हैं, इट्स नॉट एनोनिमस करेंसी. बिटकॉइन के लिए टर्म यूज होता है इट्स सूडो एनोनिमस. राइट. सूडो एनोनिमस से अभी जो जितने FBI ने जो मुख्तलिफ चाइल्ड पॉर्न रैकेट्स और मुख्तलिफ उनको क्रैक डाउन किया था, डार्क वेब पे पकड़ा था, वो इसकी इसी नेचर की वजह से पकड़ा था. अब ड्रग डीलर्स को कैश के ऊपर पकड़ना बड़ा मुश्किल है. राइट. क्रिप्टो करेंसी की वजह से इतने ज़्यादा रैकेट्स और इतने ज़्यादा जो हैं वो गैंग्स पकड़े गए हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं था कि वो कैश पे पकड़ सकते हैं या इवन बैंक डिटेल्स के थ्रू पकड़ सकते. तो उन्होंने जो सिल्क रोड पे किया था, सारी ट्रांजैक्शन एनालाइज की थी, एनालाइज करके बंदे तक पहुंच गए थे. ठीक है, बाकी चीज़ें एनालाइज करके बंदे तक पहुंच गए थे. अब कैश जो है वो आपके पास पाइल्स ऑफ कैश पड़ा हुआ है. गवर्नमेंट आती भी है, कैश को सीज करती है, वो बताए ना पैसे कहाँ से आए. दे कैन नॉट टेल. बट बिटकॉइन की वजह से दे कैन गो और वो एनालाइज करते हैं, चाहिए बिटकॉइन इधर मूव हुए, इस एक्सचेंज में मूव हुए, उस एक्सचेंज में मूव हुए, इसका मतलब है इस कंट्री में थे, उस कंट्री में थे. वहाँ से फिर एड्रेस मैपिंग होती है, फिर बाकायदा तौर पर उसका वो मॉडल्स बनाए जाते हैं, जो अभी मॉडल्स बने हुए सोफिस्टिकेटेड, जिसमें इवन आइडेंटिटी तक पहुंच जाते हैं कि ये हारून का एड्रेस था जैसे बिटकॉइन निकले थे. राइट. ये चीज़ कैश में नहीं है. अब अगर ग्लोबल यूनिफाइड लॉज आपके बन जाते हैं टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, अभी ये क्या करते हैं कि अभी इट्स वेरी सिलेक्टिव. जो FATF है उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान में आप बायोमेट्रिक डाल दो और ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो, हम पे मुख्तलिफ़ किस्म की रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं. आप पैनामा के अंदर जाएं, आप स्विट्ज़रलैंड के अंदर जाएं, आप BVI के अंदर जाएं, मुख्तलिफ इस्तोनिया के अंदर, माल्टा के अंदर जाएं. पॉलिटिकल टूल, साफ सी बात है, वो वहाँ पर उनके पास पैसा आ रहा है, उनको मसला नहीं है. लिटरली यू लाइक कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे कि पैसा आप क्यों लाएं, कहाँ से लाएं, किस तरह लाएं, हवाला से लाएं, हुंडी से लाएं, गोल्ड उड़ा के लाएं, प्राइवेट जेट में लाएं, जिस तरह भी लाएं आप लाएं, अकाउंट में डाल दें. राइट. उनको नहीं देखा जा रहा, इन कंट्रीज़ को देखा जा रहा है. सो आई थिंक जो क्रिप्टो करेंसी का नोशन है वो एक ग्लोबल, आप समझ लें कि करेंसी, उसको मैं कहूँगा लेयर 2, और मैं अगर हर चीज़ को एज अ सेटलमेंट लेयर में कंसिडर करूँ तो एक चीज़ अब ग्लोबल जाती है तो फिर उसके लॉज भी ग्लोबल होने चाहिए. राइट. विदाउट ग्लोबल लॉज आप किसी भी चीज़ को ग्लोबल नहीं कर सकते. ठीक है, आपको लॉज पहले, रेगुलेशंस पहले आती हैं, उसके बाद ये चीज़ जो है वो ग्लोबल जाएगी. अगर हम अभी बात करें इफ़ इट गोज़ ग्लोबल तो ऑब्वियसली यू विल बी नीडिंग ग्लोबल लॉज एंड रेगुलेशंस. मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. अरुण भाई 2.5 घंटे हो गए. आई नो के लोग भी तंग आ चुके हैं, प्रॉब्लम उन्होंने ब्रेक्स में ही देखा होगा. बट आइदरवेज थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी वेरी इंसाइटफुल सेशन. फाइनली बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए क्लैरिटी हो गई थी. आई वुडंट से आई एम स्टिल सोल्ड ऑन क्रिप्टो करेंसी कम्प्लीटली, बट एट द वेरी लीस्ट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स अ बिट मोर. मेरा जो डिसएग्रीमेंट है ना, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है. Whatever you said is definitely it's there, it's grounded in reality. So that's a personal fault. But thank you so much for taking the time out and for all the things that you shared with us. Thank you. And for all of you guys. इसका अगर मैं समरी निकालूंगा तो मेरा ज़ाती ख्याल ये, मेरा ओपिनियन ये है, जो बिगेस्ट थ्रेट टू क्रिप्टो करेंसी है वो कैश तो नहीं है. आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है. कैश इज़ द थिंग ऑफ द पास्ट. इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर. मेरा जो एनालिसिस है कि US मार्केट्स कोलैप्स करेंगी पोस्ट कोविड, वहाँ पर जो है ना वो एक जिसे कहते हैं कि इस वक्त पैसा फालतू में, वो दैट्स क्वैकरी ऑन अनदर लेवल इस वक्त चल रही है ना, जो वहाँ पे रियल एस्टेट इस वक्त इन्फ्लेट हुई हुई है, जो वहाँ पर स्टॉक्स इन्फ्लेट हुई हुई हैं, जो उन्होंने पैसा प्रिंट कर मार्केट्स में डाला हुआ है. तो दैट्स फजिंग ऑन अनदर लेवल. जो क्वांटिटेटिव ईजिंग लेकर आए थे वो, सो वो मार्केट्स डेफिनेटली कोलैप्स करेंगी और उसके बाद फिर एक नया सिस्टम डेफिनेटली एक रिक्वायर्ड है. मेरा सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्ली पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो ये है कि जो सबसे बड़ी रीसेंट डेवलपमेंट in terms of what will threaten cryptocurrency. I was definitely sold on the idea a couple of years ago. But CBDCs are the biggest threat because they actually provide you with almost
95% ऑफ ऑल द थिंग्स जो कि क्रिप्टो करेंसी आपको प्रोवाइड कर रही है, बट विद इन ईजियर, बजाय इसके कि आप क्रिप्टो करेंसी को सेपरेट रखें और आप लॉस बनाएं, तो वो गवर्नमेंट्स के लिए बड़ा आसान है कि वो कहें कि यार forget cryptocurrency, just have our own digital currency, and within our own set of laws, it's digital, it's fast, it has 10 other use cases, जो हमने पिछली पॉडकास्ट में मैंने आप लोगों से शेयर किए थे, and on top of that, it is trackable on a level which provides state sovereignty. So for example, for Pakistan, Pak Rupee, digital Pak Rupee जो है वो, digital rupee जो है वो पाकिस्तान को वो सॉवरेनिटी प्रोवाइड करेगा जिसमें उसको ग्लोबल लेवल के ऊपर जाके कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत नहीं है कि अपने बंदों को ट्रैक करके उनको पकड़ा जा सके. एंड सो आई पर्सनली बिलीव कि वो एक बहुत मेजर थ्रेट है. सिचुएशन किस तरफ जाती है, ऑनेस्टली आई वुड से 50-50 है. इट कुड पोटेंशियली. मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा ऑडियंस के लिए कि किसी भी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जब पर्सनल कंप्यूटर आया था तो IBM के CEO ने कहा था कि देयर इज़ अ मार्केट फॉर लाइक 3 कंप्यूटर्स. ठीक है, अब उस वक्त पे कंप्यूटर्स की स्टेट ही ऐसी थी, उनकी कॉस्ट ऐसी थी, उन इतने इनएफिशिएंट थे कि ऑब्वियसली दैट स्टेटमेंट लुक ट्रू. राइट. लेकिन इनोवेशन हमेशा सरप्राइज करती है. राइट. अब बिल गेट्स ने IBM के इस नोशन को चैलेंज किया एंड ही मेड द कंप्यूटर पर्सनल. स्टीव जॉब्स ने भी ये किया. ठीक है. राइट. अब बिल गेट्स ने इंटरनेट के बारे में ये कहा कि इंटरनेट तो बड़ा मतलब अजीब सा मीडियम है, इट्स फुल ऑफ एड्स, इट्स फुल ऑफ स्पैम, मतलब ये कभी इसको रिप्लेस नहीं करेगा, एंटरप्राइजेस शायद इसको यूज़ कर सकें. ही वाज रॉन्ग अबाउट इंटरनेट. ठीक है. गूगल, अमेजॉन, फेसबुक गाइस ने बिल गेट्स को गलत साबित किया. अब ब्लॉकचेन जो है वो अभी ऐसी फेज़ में है, इट्स जस्ट 2009 में आया था, 10-11 में ज़रा ट्रैक्शन मिली थी, तो इट्स 10 ईयर ओल्ड. ठीक है. तो इस 10 सालों के अंदर यू कैन नॉट से कि ये टेक्नोलॉजी इसी स्टेट में रहेगी. ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी वी इग्नोर द फैक्ट कि अगले 10 साल जो है टेक्नोलॉजी में वो 100 सालों के बराबर होते हैं. इतनी ज़्यादा इनोवेशन होती है दैट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट राइट नाउ. सो दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स दैट वी शुड 100%. एंड आई थिंक वो जो वही वाली आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी इंटरनेट की, कि मुझे ऐसा ज़्यादा ये लगता है कि क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है, जो आपने कहा ना कि बहुत सारे कॉइन्स आ रहे हैं और सारे फारे हो जाएंगे, उसमें कुछ सस्टेन करेंगे. उसकी बड़ी अच्छी मिसाल जो है ना वो .com बबल 2001 का आता है, जब pets.com एंड हर चीज़ के ऊपर पैसा लग रहा था. एंड इवेंचुअली जब वो क्रैश की तो लोगों ने नए शेयर्स आए और उन्होंने कहा कि सब ख़राब है. इंटरनेट तो था ही फ्लूक. हालांकि आज सबसे बड़ी कंपनीज तो इंटरनेट कंपनीज हैं, टेक कंपनीज. सो 100% आई थिंक द ब्लॉकचेन future is definitely there. The cryptocurrency future is definitely there. Anyone who denies that is I would say is wrong. के मतलब नहीं वापस हम इधर ही रहेंगे, कुछ वो नहीं होगा. इनोवेशन तो आनी है. एटलीस्ट हम ये भी देख लें ना कि आज अगर डिजिटल करेंसी या CBDC की बात हो रही है तो वो हो ही इस वजह से रही है बिकॉज देर नाउ स्कैर्ड कि यार ये क्रिप्टो करेंसी कहाँ से आ गई. वही शेप एंड फॉर्म जैसा आपने कहा वो किसी उस पर भी हो सकती है. इट्स इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट दैट एट दिस पॉइंट इन टाइम. बट वही वाली बात है कि कुछ हम बेस्ट प्रैक्टिसेस देख सकते हैं और कुछ हम फॉर एग्जांपल ड्रीम्स बना सकते हैं कि दिस इज़ द विजन ऑफ द फ्यूचर. इवन मार्क ज़करबर्ग की स्टार्ट का इंटरव्यू कभी देखें, उसका जो फ्यूचर का विजन था और आज जो फेसबुक की शक्ल है वो बड़ी फ़र्क है. तो दे डेफिनेटली हियर टू स्टे. हाउ दे विल इवॉल्व इन द फ्यूचर इज़ डेफिनेटली समथिंग जो कि एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है. एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई फील लाइक के कॉन्वर्जेशंस टू अंडरस्टैंड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड देन टू मेक दैट डिसीजन ऑफ व्हाटएवर. हर इंसान का अपना होता है. अगर मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे इस्लामिकली उसकी सेंस समझ नहीं आ रही तो मैं किसी को जज नहीं कर रहा कि भाई तू तो काफिर हो गया. उसका अपना वो है अंडरस्टैंडिंग है और उसका वो है. मेरी एक मेरी पर्सनल उस पर कि मैं आई डोंट इन्वेस्ट इन आई हैव इन्वेस्टेड एट वन पॉइंट. मेरे पता नहीं रिपल्स एंड इथीरियम पड़े भी हैं कहीं पर, किसी आई डोंट नो कॉइन बेस के ऊपर हैं, बैलेंस से पड़े हैं, बट आई स्टॉप्ड 2016-17 में. बट वो जो कर रहा है वो उसका अपना definitely वो है. Harun bhai, thank you so much for this session. Thanks for having me. For all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद आई हो तो अपने दोस्तों यारों के साथ जरूर शेयर करिएगा. यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. इसके साथ साथ ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलेगी. नीचे दी गई हुई लिंक पर क्लिक करेंगे, TBD कम्युनिटी है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ हम डिफरेंट कॉन्वर्सेशन करते हैं, आर्टिकल्स शेयर करते हैं, आपका फीडबैक भी लेते हैं और गेस्ट रिकमेंडेशन भी लेते हैं. वहीं पर हारून भाई की रिकमेंडेशन भी आई थी और बड़ी एक्टिवली आई थी. सो हमने उनको रीच आउट किया एंड वी डू लिसन टू व्हाटएवर recommendations that you share there, so you can join that. But anyways, this was Syed Muzammil Hassan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.